इंडिया में हर साल करीब 15 से 20 लाख साइबर अटैक होते हैं। पहलगाम अटैक हुआ और सबसे ज़्यादा एक ही मैसेज सर्कुलेट हुआ कि कोई लिंक मत क्लिक करिएगा क्योंकि साइबर अटैक हो रहा है। यस, साइबर वर्ल्ड हमें हिप्नोटाइज ही करता है। क्रिमिनल के पास इतना टाइम नहीं है। क्रिमिनल कभी आपका पासवर्ड नहीं मांगेगा। माय फ्रेंड हैज बुक्ड हेलीकॉप्टर टिकट और जिस दिन जाने था ना वो पैसे 2.5 लाख रुपए आई थिंक दे ट्रांसफर ऑन दैट की हेलीकॉप्टर थी, पूरी फैमिली जा रही थी, सारा फ्रॉड हो गया। हर एक क्रूज बुक कर रहे थे लोग सिंगापुर का। लोगों ने बुक किया, पेमेंट दे, वहां पहुंचे तो क्रूज वाले कह रहे तो हमारा है नहीं। क्या दिखा रहे हो वेबसाइट तो क्लोन वेबसाइट बना लेते हैं। अगर आप और मैं बैठ के यहाँ कोई अभी बात कर रहे हैं तो हमारा फोन सुन रहे हैं। इज इट डीप वेब और डार्क वेब में क्या डिफरेंस है और क्या करते हैं इसमें लोग? बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, यदि आपको पता है कि दुनिया माया है तो आप बहुत अच्छे से जियोगे। यदि आप इसके भ्रमजाल में नहीं फंसोगे, यदि आपको पता नहीं है कि दुनिया माया है तो आप ट्रैप। डिजिटल अरेस्ट है, वो यही सब क्राइटेरियाज है जिस तरीके से सारे फंसते हैं। आपको पता ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं। और उसके बाद तो फिर 7 दिन, 15 दिन, 28 दिन लोग टॉर्चर किए गए। 28 दिन तक कैमरा बंद नहीं हुआ। तो आपके लिए हिसाब से जो ये क्रिप्टो वगैरह है सब फेक है, सब फ्रॉड है। इसमें सबसे ज्यादा 99% लोग फ्रॉड के शिकार हुए हैं। आपको पता है कि यूके के अंदर एक लॉ है कि आप पब्लिक प्लेस में बच्चे की फोटो नहीं ले सकते। मतलब जैसे आपका बच्चा तो आप तो ले सकते हो, पर आप किसी और ने मेरे बच्चे की फोटो ली तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। मैंने आज तक करीब 1100 से ज़्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट किए होंगे। 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए मैंने वापस कराए लोगों के, और एक भी पैसा नहीं लिया। किसी का फोन जब घूमता है आज तक मिला नहीं है, चाहे जितने मर्जी हमारे फाइंड माय आईफोन है। उसका कारण है ना, क्योंकि आज से पहले ये पॉडकास्ट हुआ ही नहीं था। Hey guys, welcome back to our show Coffee and Filter. मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो महिला हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, जिनके साथ साइबर फ्रॉड ना हो। एवरीडे कहीं ना कहीं से हमें पता चलता है कि किसी के अकाउंट से पैसे कट गए हैं, किसी लड़की की इमेज को मॉर्फ कर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे एक इन्वेस्टिगेटर को लेकर आए अपने शो कॉफी एंड फिल्टर पे, जो हमारे इन किस तरीके से हमारे को सतर्क रहना चाहिए, हमें थोड़ी हेल्प कर दे, और किस तरीके से हमें इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। इन सब बातों को जानने के लिए आज मैं लेके आई हूँ अमित दुबे जी को। ही इज़ अ वेरी वेल नोन साइबर इन्वेस्टिगेटर। हमेशा आपने रील्स को स्क्रॉल करते हुए ना इनकी इन्फॉर्मेशन देखी होगी। बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, चाहे वो हिडन फाइल्स हो, रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स हो। बहुत सारी इन्होंने ऐसी बुक्स लिखी है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चलता है, और इनकी वेब सीरीज तक भी आ चुकी है। सो आज मैं वेलकम करती हूँ अमित दुबे जी का। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू शिल्पा जी। मैंने आपको इनवाइट तो कर लिया, बट मुझे डर लग रहा था कि मतलब कहीं आप फेस रीड करना तो नहीं शुरू कर देते। डर के आगे ही जीत है। डर के आगे ही जीत है। आई होप इस डिस्कशन पे आज हम कुछ ना कुछ जीत कर निकलेंगे। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी, जो अभी एक टाइम चल रहा है, बहुत ही इट वाज अ स्ट्रगल टाइम, टेंस है, मेंटल प्रेशर था। पिछले एक हफ्ते पहलगाम अटैक हुआ और सबसे ज्यादा एक ही मैसेज सर्कुलेट हुआ कि कोई लिंक मत क्लिक करिएगा क्योंकि साइबर अटैक हो रहा है। तो ये साइबर अटैक इस दौरान में था क्या, मतलब इसका मतलब था क्या? देखिए, साइबर अटैक तो हमेशा होते ही रहते हैं जी। तो दो तरीके से हमारी ज़िंदगी प्रभावित हो सकती है। एक है कि किसी देश के द्वारा कोई अटैक हो और उसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचे, जिससे कि देश को नुकसान पहुंचे। ऐसे अटैक नॉर्मली सेंसिटिव पोजीशंस पे जो लोग हैं उनको टारगेट करके होते हैं। आम आदमी को शायद उतना टारगेट नहीं करेंगे, पर आम आदमी को मैनिपुलेट ज़रूर करते हैं। जैसे कि जब 2019 में कुछ चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन हुई, टिकटॉक से लेकर वीचैट तक, तब मैंने कहा था टेलीविज़न पर कि इसका कारण जो है कि क्यों बैन की गई आपको 10 साल बाद समझ में आएगा। और आज आप देख लीजिए कि जिन देशों ने टिकटॉक बैन नहीं किया था, हमारे आसपास के जो देश हैं, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। अच्छे खासे ग्रो कर रहे थे और सब बर्बादी के कगार पे आ गए। क्यों? क्योंकि कोई एक देश है जो उनको अब कंट्रोल कर रहा है, और वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हम सब डेटा का ही प्रोडक्ट है। बचपन से लेकर आज तक जो हम डेटा कंज्यूम करते हैं ना, हमारा इंटेलिजेंस उसी डेटा से बनता है।
जैसे एआई डिज़ाइन होता है, एआई कैसे बनता है कि बहुत सारा डेटा पॉइंट्स हम न्यूरॉन्स को डीप लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ट्रेन करने में लगाते हैं और इवेंचुअली वो इंटेलिजेंट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्रेन है। जो गलतियां, जो कमियां आपको एआई में दिखती होंगी, चैट जीपीटी यूज़ किया आपने? हाँ, मतलब कई बार क्वेश्चंस हम निकालते हैं उसमें से बट उसको हमें फिर से रीथिंक और रीराइट करना पड़ता है। चैट जीपीटी में जो जो कमियां आपको दिखी होंगी ना, वो इस तरह की कमियां हमारे ब्रेन में भी होती हैं। राइट। जैसे आप चैट जीपीटी या किसी एलएलएम से पूछें कि पिछले वर्ल्ड कप का विजेता कौन था, तो बताएगा कि पिछला फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता फलानी मैन फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता ये टीम थी। अब आप अपने सवाल को दोबारा पढ़िए, आपने नहीं बताया था कि मैं मैन फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ या मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। मैंने तो वर्ल्ड कप की बात की थी। वर्ल्ड कप तो क्रिकेट का भी हो सकता था, वर्ल्ड कप तो हॉकी का भी, कुछ किसी और स्पोर्ट्स का भी हो सकता था। लेकिन ये प्री कंसीव नोशन है जो डेटा के द्वारा जनरेट होता है। चैट जीपीटी को लगता है कि बहुत अधिकतर लोग चूंकि फुटबॉल ही फॉलो करते हैं, इसलिए ये सवाल उससे रिलेटेड होगा। अधिकतर लोग मैन फुटबॉल वर्ल्ड, तो वो बायस ओपिनियन ही आती है। बिल्कुल वैसी हमारा ब्रेन। क्रिमिनल को ये पता होता है, क्रिमिनल को एक कनेक्शन पता है कि डेटा के थ्रू आपके ब्रेन को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो जब आपने मेरे से कहा कि ये लोग क्या हिप्नोटाइज कर लेते हैं, यस, साइबर वर्ल्ड हमें हिप्नोटाइज ही करता है। आप जब रील स्क्रॉल करते हैं और देखते चले जाते हैं, इस हिप्नोटिस आप एक तरह से हुक हो जाते हैं उस पर, और 2 घंटे बाद आपको समझ में आता है कि यार मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए और मैंने कुछ सिग्निफिकेंट काम भी नहीं किया। क्यों? और उसमें हो सकता है बड़ी अजीब सी रील हो, फालतू क्यों, लेकिन आप You're enjoying it. आप एंजॉय भी नहीं कर रहे हो। देख कई बार आप एंजॉय भी नहीं कर रहे। दिस इज नॉट बेसिकली जस्ट एंजॉयमेंट, बट आपको उसने क्यूरियोसिटी के थ्रू कंट्रोल कर लिया। हमारे दिमाग में एक और कमजोरी है जिसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। हम हर चीज जानना चाहते हैं। तो वो रील अधिकतर वहीं से स्टार्ट होती है कि एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करेगा। क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर जब पहला आदमी पहुंचा था तो उसने वापस आने के बाद क्या कहा था? अरे हाँ हाँ मुझे जानना है। क्या आपको पता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके 3 दिन बाद कैसा हो जाता है? हाँ हाँ मुझे जानना है। मतलब बिकॉज यू वांट टू नो एवरीथिंग। तो रील्स की डिजाइनिंग वैसी होती है। इट्स ए वे ऑफ हिप्नोटिस एक्चुअली। जो हिप्नोटिस भी करते हैं वो कैसे करते हैं? हिप्नोटाइज करते हैं ना। तो ये कहना गलत नहीं होगा पहली बात, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स को ये चीज बड़ी अच्छी तरह पता है कि डेटा का कनेक्शन आपके ब्रेन से कैसे। तो जितने आप साइबर क्राइम देखेंगे, कोई भी साइबर क्राइम का एफआईआर उठा के देख लीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि अरे ये बेवकूफ कैसे बन गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये गलती कोई कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे किसी ने अपना नंबर बता दिया, ऐसे कैसे किसी ने क्यूआर कोड स्कैन कर दिया। लेकिन वो ऐसे कैसे का जवाब तब आएगा जब आप उस जगह पर बैठे होगे। आप खुद वो गलती करोगे, क्योंकि उस सिचुएशन में वो चीज जिस तरह से प्ले की जाती है, इट्स एन आर्ट। और इसीलिए जब मैं कहता हूं कि जब आप चिल्ला चिल्ला के बोर्ड पर बताते हैं कि डोंट क्लिक एनी लिंक और डोंट शेयर ओटीपीज, किसी ने आज तक ओटीपी शेयर किया ही नहीं, और किसी ने आजकल जानबूझ के कोई लिंक ऐसा क्लिक किया ही नहीं करते। आपके पीछे कहानी होती है कि कैसे वो ओटीपी आप दोगे। जब तक वो कहानी हम नहीं बताएंगे तब तक लोग गलतियां करते रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि शिल्पा जी अपना बैंक का ओटीपी दे दीजिए, हाँ 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 लिखिए लिखिए, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। या अरे अपना पासवर्ड भी तो बताइए बैंक का, हाँ लिखिए ना पासवर्ड ये है, कोई भी नहीं देता। अरे उस ये तो बताओ फिर कैपिटल कौन है स्मॉल क्या, में तो चल नहीं रहा, अरे ये पहला वाला कैपिटल है फिर स्मॉल है फिर @ आपसे यदि मैं पासवर्ड भी मांगूंगा तो 5 मिनट लगेगा मुझे पासवर्ड लेने में। क्रिमिनल के पास इतना टाइम नहीं है। क्रिमिनल कभी आपका पासवर्ड नहीं मांगेगा। क्रिमिनल को सिर्फ ओटीपी चाहिए क्योंकि वो उसी समय जनरेट होता है। पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। ऑलरेडी उनके पास हमारा पासवर्ड आज तक तो नहीं मांगा कभी। आप उठा के देख लो जितने आपके आसपास साइबर क्राइम हुए हैं, कभी किसी से पासवर्ड मांग सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपसे कहा आपसे पासवर्ड मांगूंगा, वाईफाई का भी पासवर्ड मांगूंगा तो 5 मिनट लगेगा, उसके पास इतना टाइम थोड़े ना है। सही बात है। क्योंकि उस 5 मिनट में आपको ये कॉन्शियसनेस आ सकती है, हिप्नोटिस से आप बाहर आ सकते हो कि यार ये पासवर्ड तो नहीं देना। तो उतना रिस्क नहीं लेता। पर उसके पास पासवर्ड होता कैसे? क्योंकि पासवर्ड तो आपके पास होना चाहिए, उसके पास कैसे पहुंच गया? क्योंकि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग रहते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं। हम सबके पासवर्ड बाहर है और मल्टीपल जगह पर है। और यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरा पासवर्ड कहाँ कहाँ पर पड़ा हुआ है और कितनी जगह कितनी बार मैं हैक हो गया हूँ, तो आप एक साइट पर जाके चेक कर सकते हैं, haveibeenpwned.com, HAVEIBEENPWNED.com। उस पर अपना ईमेल आईडी डालिए, वो आपको पता देगा कि आप 27 बार हैक हो चुके हैं, या आपके पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं पड़े हुए हैं।
मतलब वो किसी कंट्री के भी हो सकते हैं, किसी जगह के भी हो सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से हैक किया जाता है। हाँ, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड क्या मतलब, जहाँ जिस सर्वर्स को आप एक्सेस करते हो वहीं से जाता है, और कहाँ से हो सकता है? मतलब अगर आपका सपोज जीमेल पे मैंने अकाउंट कोई, है हाँ, तो जीमेल के सर्वर से ही जाएगा, हम्म, आपका याहू पे अकाउंट है तो याहू के सर्वर से जाएगा, आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक के सर्वर से जाएगा, और कहाँ से जाएगा? पासवर्ड दो ही जगह होता है, या तो आपके पास है या सर्वर के पास, और कहीं नहीं होता। या तो आपसे जाएगा या वहां से जाएगा। यदि आपसे नहीं गया तो फिर वहां से गया है। आपसे जाने के भी तरीके हैं। आप एक और जो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि क्रिमिनल जब आपको ओटीपी मांग रहा है, या जब फाइनल इंटरव्यू राउंड चल रहा है आपका, जब पैसे निकालेगा, उससे पहले वो 2 अटेम्प्ट कर चुका होता है। अच्छा, वो उसका पहला अटेम्प्ट नहीं होता है। वो हमें कॉल, मतलब सेकंड या थर्ड टाइम हमारे को कॉल आ रही होती है। कॉल तो पहली बार आ रही होती है, पर 2 बार अलग अलग तरीके से वो अपना गेम कर चुका होता है, जो सक्सेस हो चुका होता है वो 2 बार। ओके, ये इसका थर्ड अटेम्प्ट है, यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम निकालता है वो क्या करता है, वो आपको कुछ लिंक भेजकर या आपकी गूगल सर्च से या आपके किसी तरीके से आपके बारे में बहुत कुछ पता करता है। इसको बोलते हैं हम रिकॉनिसेंस, रेकी करना, इसके बारे में रेकी करो। उन्होंने कहा भाई इन लोगों के बारे में रेकी करके लाओ, तो वो रिकॉनिसेंस करता है। वो डेटा अलग अलग जगह से निकलता है, आपके पासवर्ड भी मिल जाएंगे, आपके घर में कौन कौन है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपके डर क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, कौन सी चीज़ आप क्लिक करोगे, कौन सी मेल खोलोगे, आपको अपना यूट्यूब के फॉलोअर बढ़ाने हैं। बस मुझे वल्नरेबिलिटी मिल गई, अब इसको एक मेल करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर फ्री में आपके 50,000 फॉलोअर बढ़ जाएंगे, और ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो बिकॉज यू आर इन दैट जोन, यू विल फॉलो, यू विल क्लिक। वही तो मैं चाहता हूँ। ये मैंने कहा अपना वेरीफाई करा लीजिए अकाउंट, देखिए ये प्रोसेस अभी अभी गूगल ने नया नया लॉन्च किया, यू विल क्लिक, यू विल फॉलो, बिकॉज आई नो योर साइकोलॉजी। थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया और मुझे मिल जाती है। वो स्टेप है रिकॉनिसेंस। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें आप मेंस का एग्जाम देते हो, यूपीएससी का रिटर्न, जिसमें आपके बारे में जो भी वो वल्नरेबिलिटीज हैं उस रिकॉन में मिली, उसके हिसाब से पेलोड तैयार करता है कि अब इसमें से कौन सी मैं एक्सप्लॉइट करूंगा। तब तक आपको पता नहीं है, क्योंकि उसको पता पड़ेगा कि आपका फोन ये है, मान लो आईफोन है या एंड्रॉयड का है या शाओमी का है या फलाना फोन है, ये वर्जन है, ये सारा डेटा हम निकाल लेते हैं। अब इसकी कौन सी वल्नरेबिलिटी है जो मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। थर्ड राउंड होता है जब मैं अटैक कर देता हूँ, फाइनल नेल इन द कॉफिन, जिसमें इंटरव्यू राउंड है, जिसमें वो कॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो इंटरव्यू है। जब वो कॉल करेगा तब आपके दिमाग से खेलता है, बाकी चीजें उसकी तैयार है। अब आपसे उसको एक गलती करानी है बस, जो फाइनल गलती है। यदि वो पहले 2 स्टेप में सक्सेसफुल नहीं होता तो तीसरा स्टेप भी फेल हो जाता। आपके पास 2 चांस थे उसको रोकने के, पर वो 2 चांस आपको पता ही नहीं होते, आपको हमेशा लगता है यही फाइनल है, यही फाइनल है। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन वहां हो रहा होता है। जो पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन है वो उस बेस पे हो रहा होता है, जब उसने कॉल किया वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। मेरा इन्वेस्टिगेशन कभी वहां से शुरू नहीं होता। मेरा इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है 3 महीने पहले से, कि डेटा जो उसको फोन पे बताया गया वो उस तक पहुंचा कैसे। आपने मुझे एक कहानी सुनाई थोड़ी देर पहले, कि आपके किसी रिलेटिव के संग ऐसा हुआ कि गूगल पे सर्च किया और कुछ कांड हो गया। अब जब कांड हुआ तो लोग ये नहीं सोचते कि गूगल के सर्च से डेटा पहुंचा कैसे। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग अराउंड इट, तो आप रूट कॉज मिल जाएगा, और उसके बाद आप फिर गाइडलाइन बना पाओगे कि ऐसा नहीं करना है। नहीं तो आप हमेशा फंसते रहोगे, क्योंकि गूगल सर्च करना थोड़ा छोड़ेगा कोई आदमी। हाँ, वो तो हमारे तो लाइफस्टाइल हो गया वो। आई हैव आल्सो रिसीव्ड, इतने केसेस आए मेरे पास जिसमें गूगल सर्च सिंपली कर रहे थे और बैंक अकाउंट खाली हो गया, सिर्फ गूगल सर्च से। तो अभी जिस केस के बारे में मैंने मेंशन किया कि वी जस्ट गूगल्ड, कोई एक चीज हमने गूगल करी थी, मेरे एक फ्रेंड ने, उससे कनेक्ट होके मेरी कंपनी की वेबसाइट पे जाके मेरा ही नंबर निकाल के, और ऐसा मुझे कॉल आता है कि मैडम आप सो एंड सो हैं, हम आपका एक काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है ठीक है। फिर पता चलता है कि वो धीरे धीरे बात चेंज करने लग जाता है। देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, और 1 घंटे के अंदर तो मेरी इमेजेस इंस्टाग्राम से निकाल के उसने मॉर्फ कर दी थी। तो ये किस तरीके से इन लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जस्ट कि हम लोग गूगल सर्च करते हैं। तो यानी कि हमें तो गूगल सर्च करना बंद कर देना चाहिए। नहीं, ये तो आप बंद नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं अपने किसी भी पॉडकास्ट में या किसी भी वर्कशॉप में डोंट्स का इस्तेमाल करते ही नहीं। मैं कभी नहीं बोलता कि ये नहीं करना चाहिए जी। उसके 2 कारण। एक तो हमारा दिमाग डोंट्स परसीव नहीं कर पाता। मैं आपको बोलूं कि शिल्पा जी, अगले सेकंड हाथी के बारे में मत सोचिए, हाथी चलता रहेगा तो आप हाथी के बारे में सोचेंगे। आपका दिमाग डोंट, बच्चों को भी हम बोलते हैं ना डोंट डू दिस, वो कभी काम नहीं करेगा। आप बच्चों को सिर्फ ये बोलिए डू दिस, ये उसको रोकना है कि तेज मत भागो तो नहीं सकेगा, स्लो चलो,
तो भले ही वो एक बार सुन ले, क्योंकि तेज मत भागो तो और तेज चलेगा, क्योंकि तेज बैठेगा उसके दिमाग में। ट्रू। जोक्स अपार्ट, हम जितने भी गाइडलाइन बनाते हैं उसमें हम डूज एंड डोंट्स लिख देते हैं, और इसलिए वो फेल हो जाते हैं। डोंट्स लोग याद नहीं रख पाते। हम कितना भी पोस्टर बना लें, बैनर बना लें, रेडियो पे चिल्ला लें, आज सुबह का अखबार उठाओगे तो फिर डिजिटल अरेस्ट का केस मिल जाएगा। हाँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉलर ट्यून बनी हुई है हमारी, उसके बावजूद भी है, क्योंकि हमारा दिमाग डोंट्स परसीव नहीं करता। बेसिक सी चीज़ है। तो मैं अपने पूरे सेशन में जो भी हम बात करेंगे, डोंट्स तो बोलूंगा नहीं कि गूगल सर्च नहीं करो। मैं डराने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि करना कैसे। अच्छा, एक आपको ये सिचुएशन पता है कि घर में क्या करते हैं लोग आजकल? कान में बोलने लग गए हैं। क्योंकि अगर मेरे को मेक माई ट्रिप पे जाके लंदन की टिकट बुक करानी है तो मैं ये बात कर रही हूँ, तो ये देखा गया कि वो टिकट्स महंगी आने लग जाती है। एब्सोल्युटली आएगी ही। और तो लोगों को कान में बात करना शुरू कर दिया है, और तब भी हम जब देखते हैं खोल के तो वही चीजें, इंफॉर्मेशन सारी आपको इंस्टाग्राम रील्स पे दिखने लग जाती है। तो ये क्या है, ये क्या गेम है? बिकॉज इसमें तो अभी हमने कुछ सर्च नहीं किया। तो अगर आप और मैं बैठ के यहाँ कोई अभी बात कर रहे हैं तो हमारा फोन सुन रहा है, इज इट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सुन रहा है, 24 घंटे सुनता है, और कुछ तो स्विच ऑफ मोड में भी सुनता है। जैसे आईफोन है, यदि आप स्विच ऑफ भी हो गए ना, तब भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। आईफोन 15 के बाद ये फीचर आ गया है। अच्छा। वो कैसे काम करता है कि जैसे आपका फ़ोन बंद है और आपने उसके अंदर जो फाइंड माई डिवाइस इनेबल कर रखा है, तो फ़ोन बंद होने पर भी ब्लूटूथ लो पावर सिग्नल ट्रांसमिट करता है। ओके। और वो तो मैं बता रहा हूँ जो है, इसके अलावा क्या करता है वो तो आईफोन बताएगा नहीं। लेकिन उसने ट्रैकिंग के लिए एक फैसिलिटी दे रखी है। तो आसपास कोई भी दूसरी आईफोन डिवाइस होगी तो वो ब्लूटूथ उस सिग्नल के बेस पर आइडेंटिफाई कर लेगी कि डिवाइस यहाँ पर है, और उस दूसरी डिवाइस के थ्रू आपके आई क्लाउड पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी डिवाइस मिल गई, जबकि आपका फोन बंद था। नहीं, बट मैं तो जितनी बारी एक और चीज नोट किया कि किसी का फोन जब घूमता है आज तक मिला नहीं है। हाँ। चाहे जितने मर्जी हमारे फाइंड माई आईफोन है। कि उसका कारण है ना, क्योंकि आज से पहले ये पॉडकास्ट हुआ ही नहीं था। नहीं, मतलब आई हैव सीन दिस, मतलब आज तक किसी का, मतलब बहुत रेयर ऑफ रेयर चीज बताऊंगा तो मिलेगा। हाँ, तो आपको हमें ये बताओ कि किसी का फोन खो जाए तो उसको कैसे पहले मिल तो सकता क्या करना है कि मान लो आपने कुछ भी प्रोएक्टिव एक्शन नहीं ले रखा था, फाइंड माई डिवाइस इनेबल नहीं था, फोन का आई क्लाउड भी भूल गए आप, अब ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो। मैं दोनों का बताऊंगा, आईफोन का भी एंड्रॉइड का जी। तो वर्स्ट केस में आपने क्या करना है, sancharsaathi.gov.in एक वेबसाइट है। Okay. sancharsaathi.gov.in ट्राई का इनिशिएटिव है, और आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि पिछले साल करीब 19 लाख फोन बरामद किए उस वेबसाइट ने। 1.9 मिलियन, 19 लाख फोन। Okay. कैसे किए? उस पर कोई भी फोन चोरी हो जाए आप रिपोर्ट कर दो, लॉस्ट फोन का, आपकी कुछ डिटेल लेंगे, उसके बाद वो फोन नेटवर्क पर सर्वेलेंस पे लग जाएगा। जैसे ही वो नेटवर्क पर आएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये फ़ोन यहाँ मिल गया है, और उसके बाद उस नोटिफिकेशन के बेस पे आप पुलिस एक्शन ले सकते हो। पुलिस को आप ऑफ कोर्स उससे पहले आपने पुलिस कंप्लेंट तो की ही होगी। फ़ोन चोरी की पुलिस कंप्लेंट तो करनी पड़ती है ताकि वो मिसयूज़ हो जाए तो आप तक कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप उस बेस पर पुलिस एक्शन करवा के फ़ोन बरामद कर सकते हो। 19 उस वेबसाइट पर ऑफिशियली रिकॉर्डेड है कि करीब 25-26 लाख कंप्लेन आई पिछले साल, और 19 लाख फ़ोन उन्होंने बरामद किए। ये आप एप्पल के बारे में बता रहे हैं? ये दोनों तरह के फोन, उससे फर्क नहीं पड़ता। संचार साथी इज एग्नोस्टिक। अच्छा, okay. इसको फर्क नहीं पड़ता कि फोन कौन सा है, क्या है, वो IMEI बेस पे ट्रैक कर रहा है। ठीक है। तो पहले तो ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि लोग जैसी फोन चोरी होता है आप क्या करें, अरे सबसे पहले तो वहाँ डाल दो कंप्लेन ताकि नेटवर्क पे आएगा, क्योंकि आप थाने में भी जाओगे तो कई बार पुलिस वालों को भी नहीं पता था कि क्या करें। कभी मैं पहले तो नहीं मिलता था ना, वो तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि उनको पता ही नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, कई सारे थानों में भी अभी SOPs क्लियर ही नहीं है कि फोन चोरी पे क्या करना है, और यदि रिपोर्ट लिखें तो किस सेक्शन में लिखें। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आपको sancharsaathi.gov.in पर जाना है और वहां कर देना है। अब जैसे मान लो आपका फेसबुक हैक हो गया या इंस्टाग्राम हैक हो गया, अब आप जाते हो पुलिस के पास, साहब मेरा फेसबुक हैक हो गया। अब पुलिस को नहीं पता ना फेसबुक हैक का क्या करना है, किस सेक्शन में, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ वो नॉलेज अभी क्योंकि पुरानी भर्तियां हैं और वो इस तरीके से ट्रेन नहीं किया हुआ। नहीं, उनकी कोई कमी नहीं है उसमें 4 कारण है। जिस थाने में आप जा रहे हो रिपोर्ट लिखाने के लिए, वो बेचारा अभी 6 मर्डर के केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, 3 एक्सटॉर्शन के केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसमें 50-60 करोड़ का लफड़ा हो चुका है।
ऊपर से कुछ पॉलिटिकल केसेस चल रहे हैं, वो बेचारा आपके फेसबुक रिकवरी कराने के लिए कैसे प्रायोरिटी लगा दे? वो चाहता भी है तब भी नहीं कर सकता। पहला तो ये प्रॉब्लम, एंड दिस इज अ सिचुएशन। आप जाके किसी थाने में देख लो, 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी ये कोई साइबर क्राइम को भी थानों में तो इतने मेजरली मुझे नहीं लगता कि ध्यान दिया जाता है। नहीं, ध्यान दे भी लेंगे तब भी मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। हमें लगता है कि पुलिस तो जादूगर है, अब मैं पुलिस के पास पहुंच गया तो उठा लाएगी क्रिमिनल, कूटेगी, कहेगी ये लो तुम्हारा पैसा। हमारी पिक्चर में जो इमेज बनी हुई है ना, ऐसा है, वो मूवीज देख के लगता है मूवी ना। देख के। लेकिन मैं बताऊं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सिचुएशन इज लाइक दैट। हम वहां तक आएंगे, पर पहले हम देखें फोन ट्रैक कैसे करना है। Yes. यदि आपका iCloud का लॉगिन पासवर्ड पता है और आपने प्रोएक्टिवली फाइंड माई डिवाइस इनेबल कर रखा है, तो फोन बंद भी होगा आईफोन तो आप ट्रैक कर सकते हो थ्रू iCloud। ये ठीक है। फैसिलिटी है। आपको नहीं पता क्या स्टेप्स क्या क्या है, तो चैट जीपीटी पे जाओ, बंद आईफोन को ट्रैक कैसे करें लिख दो हिंदी में, वो आपको 3 स्टेप दे देगा, टक 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 टक, वो करना है, ट्रैक हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, आजकल तो सिस्टम है। एंड्रॉयड में भी ट्रैकिंग फैसिलिटी है, और आप गूगल करेंगे एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर तो आपको उसका फाइंड माई डिवाइस पहला ऑप्शन गूगल पे आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। आपके फ़ोन में जो जीमेल लॉग्ड इन है वही जीमेल यहाँ लॉगिन करें तो आप उसकी लास्ट लोकेशन देख पाएंगे, यदि वो ऑफ है तो। पर आप एंड्रॉयड के अंदर 2 सेटिंग्स और कर सकते हैं। आप सेटिंग ये कर सकते हैं कि कोई आपका फ़ोन बंद भी नहीं कर पाएगा, स्विच ऑफ ही नहीं कर पाएगा ना। यदि वो बंद करेगा तो पिन कोड मांगेगा। अच्छा, क्योंकि ये चीज आईफोन में तो नहीं है। नहीं, आईफोन में नहीं है, लेकिन आप बैटरी तो निकाल नहीं सकते, फैसिलिटी नहीं है। बंद नहीं कर पाएगा क्योंकि पिन मांगेगा। तो आपके पास ट्रैकिंग का ज़्यादा समय मिल गया ना, जब तक बैटरी रहेगी आप ट्रैक तो कर सकते हो। तो उसमें सेटिंग कर लें, सेटिंग्स में वो भी आप चैटजीपीटी से पूछ सकते हो, एंड्रॉयड वाली बता देगा। दूसरा कि आपका देयर आर 2-3 मोर सेटिंग्स आई एम जस्ट मिसिंग आउट। एक तो ये था कि बंद नहीं कर पाएगा, दूसरा बंद फोन में भी ट्रैक कर सकते हो, एंड्रॉयड में भी शायद वो फैसिलिटी है। बट इन एनी केस इफ यू हैव योर जीमेल पासवर्ड विद यू तो आप ट्रैक कर सकते हो एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर के थ्रू। उसमें 4 फैसिलिटीज आती हैं कि फ़ोन आपका यदि खो गया, लाइव लोकेशन आप देख सकते हो। सेकेंड, आप उसका फ़ोन फॉर्मेट भी कर सकते हो। मान लो आपका बहुत सेंसिटिव डेटा है और आप चाहते हो डेटा किसी के हाथ में ना जाए, तो पहले तो उसको फॉर्मेट कर देता हूँ, वो भी कर सकते हो। तीसरा, आप उसमें रिंग कर सकते हो, फुल वॉल्यूम रिंग। कई बार क्या होता है कि आपका फ़ोन आपके आसपास ही होता है और आप ढूंढ रहे होते हो कि सोफे में या खिसक गया, गाड़ी के सीट के नीचे चला गया, एंड यू आर पैनिक कि यार फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया। आपने कुछ नहीं करना है, आपने जो फ़ोन का जीमेल है किसी दूसरे फ़ोन से लॉगिन करना है या लैपटॉप से लॉगिन करो, और उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर में, रिंग माई डिवाइस। भले ही आपका फ़ोन साइलेंट मोड में है तो फुल वॉल्यूम पर रिंग करता है, आपको मिल जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, याद रखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अच्छा, कहा जाता है मतलब मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि मेरा डेटा कहीं शेयर ना हो जाए या मेरा फोन कोई हैक ना कर सकते, तो हमेशा कहा जाता है कि एंड्रॉयड मतलब आईफोन ले लो, ऐसा कहा जाता है। तो इज इट ट्रू और जस्ट अ मिथ? आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है इस बात पर फर्क पड़ता है, क्योंकि यदि आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर चाहे आईफोन ले लो, चाहे आप एंड्रॉयड ले लो, चाहे आप 4 सिक्योरिटी गार्ड लगा दो, हैकर तो वो निकाल ही लेगा, क्योंकि वो जरूर मतलब फिर तो हीरा भी चोरी होता है ना। हाँ। लेकिन हाँ, हर कोई नहीं निकाल पाएगा, उतना आसान नहीं होगा। सो आईफोन इज रिलेटिवली सेफर, दैट्स राइट। बट यदि आप बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं तो फिर उतना ही वल्नरेबल आईफोन भी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पेगासस आया था वो पहले आईफोन के लिए आया था, एंड्रॉयड के लिए नहीं था। और पेगासस एक मेलवेयर था जो आपके फ़ोन में मिस कॉल पे इंस्टॉल हो जाता था। आपको व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आएगी, पर उसका मिसयूज बहुत किया था और पूरा फ़ोन हैक हो जाएगा। और ना सिर्फ आपका व्हाट्सएप, आपके सारा डेटा सामने चले जाएंगे और लाइव मॉनिटरिंग भी हो सकती है। तो मिस कॉल तो आप रोक नहीं सकते, कैसे रोकोगे मिस कॉल? वो तो आएगी। और वो आईफोन के लिए था पहले, उसके बाद एंड्रॉयड के लिए बना, क्योंकि उनको जो टारगेट करने थे लोग वो वही लोग थे जो। तो पहले तो अपने दिमाग में हम ये चीज़ रख लें कि आईफोन आपने खरीदा नहीं है, आईफोन आपको बेचा गया है। क्योंकि आप को उस कैटेगरी में लाना है जहां पर इलीट लोग होते हैं। नहीं, मैं तो अब ये नहीं मानती हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऑटो वाले के पास भी आईफोन ही है। ईएमआई इतनी इजी हो चुकी है। पर स्टिल यदि आप देखोगे तो यदि आप परसेंटेज ऑफ फोन का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो 90% यदि एंड्रॉयड तो 10% आईफोन मिलेगा। हाँ, ये बात हो रही है कि आईफोन वो 10% बेचकर 90% से ज्यादा कमाता है। यदि आप एप्पल का वैल्यूएशन देखेंगे, एप्पल का रेवेन्यू विच इज
much bigger than much bigger bigger than the androids. लेकिन then the possibilities that you will touch some important information if you are hacking an iPhone is much higher than Android. इसलिए मैं कह रहा हूँ एंड्रॉयड फ़ोन हैक करके शायद उतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ना निकले, पर आईफोन में निकलती, इसलिए आईफोन की वल्नरेबिलिटीज ज़्यादा आती हैं मार्केट। फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, जो मैंने क्वेश्चन पहला किया था, मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हो गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो हैकर्स है वो पैसा चुरा रहे हैं, ठीक है, आपका ओटीपी लेते हैं, आपका अकाउंट खाली करते हैं, बट क्या ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? जो कि अभी साइबर अटैक की बात हुई, एग्जैक्टली हुआ क्या था? हाँ, तो देखिए 2 तरह के थ्रेट्स होते हैं। एक तो उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था एग्जैक्टली? कौन लोग जिन अटैक में आए और कौन लोग बचे? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि एक तो वो साइबर क्राइम है जो जामताड़ा स्टाइल है, जो आपको पैसे चुराने के लिए ही कर रहा है, या मेवात, नूह, अलवर, इस तरह के करीब भारत में अभी 45 से ज़्यादा हॉटस्पॉट है जहाँ से क्राइम होते हैं, नॉन हॉटस्पॉट है, वहीं से क्रिमिनल गैंग बना रखे हैं। वो नॉर्मली बॉर्डर एरियाज़ हैं और ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर गांव के अंदर पुलिस कई बार अरेस्ट करने भी नहीं जा पाती, मतलब पुलिस को भी डर लगता है। हाँ, थ्रेट होता है, और दी जाती भी अरेस्ट करने तो उन्हें वार्निंग दी जाती है कि आप आधे घंटे में ले आओ, क्योंकि नहीं तो अभी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पथराव शुरू हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। सो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है। ये क्राइम एंटी नेशनल तब हो जाता है जब ये पैसा देश के बाहर जाता है। यदि 1 लाख करोड़ का साइबर फ्रॉड इंडिया में होता है हर साल, तो मान के चलो कि 90,000 करोड़ इंडिया से बाहर निकल जाता है, इमीडिएटली निकलता है। चाइना होते हुए या तो दुबई पहुंचेगा, या चाइना पहुंचेगा, या कहीं और निकल जाएगा। ये बहुत तेज़ी से निकलता है। इसलिए ये पैसा जो हमारा जा रहा है, चाहे वो जामताड़ा वाला गैंग हो, चाहे मेवात का हो, नूह का हो, अलवर का हो, भरतपुर का हो, इवेंचुअली ये पैसा देश के बाहर जाएगा, और वो पैसा देश के अगेंस्ट ही यूज़ होगा एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में। इसलिए देश के लिए खतरा है, इसलिए हम लुटते हैं, तो सिर्फ हम नहीं लुटते, हमारा देश भी थोड़ा सा वीक होता है। दूसरा होता है कि जब स्पॉन्सर अटैक आते हैं, जैसे कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, और भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो लगातार अटैक करते रहते हैं। इंडिया में हर साल करीब 15 से 20 लाख साइबर अटैक होते हैं, और अभी जब ये पाकिस्तान के संग वॉर स्टार्ट हुई, तो एक अमेरिका से 7 से 8 दिन के अंदर 15 लाख अटैक हुए। 15 लाख, 1.5 मिलियन, और हमने 99.99% अटैक रोके। आपने एक आध दो खबर सुनी होगी, कोई वेबसाइट डिफेस हो गई, कोई सर्वर डाउन हो गया होगा, पर वो वेबसाइट ऐसी थी कि जिनका सिक्योरिटी भी स्ट्रांग नहीं था। कोई ऐसी वेबसाइट हैक नहीं हुई जैसे डिफेंस की हो, या MOD की हो, या DRDO की हो, या एनर्जी सेक्टर है, या बैंक्स हैं, या पावर सेक्टर है, हॉस्पिटल्स हैं, बिकॉज हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं इनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। अब उसके बाद किसी पॉलिटिकल वेबसाइट को हैक कोई कर भी ले तो कर ले, क्योंकि उससे आम आदमी को इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कुछ ऐसी वेबसाइट हैक हुई थी, लेकिन हमने सारी अटैक रोके, और इसका कारण है कि भारत की इमेज, यानी कि इस तरीके से हमारी कंट्री इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बहुत स्ट्रांग हो चुकी है टेक्नोलॉजी वाइज भी। उसका फ़ायदा है, देखिए उसका फ़ायदा ये है कि विश्व जब इन्वेस्टमेंट करता है किसी देश में, कोई भी इन्वेस्टर, तो देखता है कि पहले देखता था कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, फिर देखता था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि नहीं, अब उनकी क्राइटेरिया हो गई कि IT स्टेबिलिटी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई भी कहीं से हैक करके निकाल लेगा, डेटा निकाल ले, पैसा निकाल ले। इनके रेगुलेशंस क्या हैं, इनके कानून कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इनकी टेक्नोलॉजिकल जो लैंडस्केपिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। भारत का रैंक दुनिया में 10वां है मोस्ट सिक्योर कंट्रीज, IT सिक्योरिटी में 10th रैंक है, विच इज़ वेरी गुड। इससे पहले 70-75 था, लेकिन ये अभी इम्प्रूव हुआ सीधे पिछले 8-10 साल में। तो इतना पैसा पंप हुआ IT सिक्योरिटी में, और उस वजह से हमने सारे अटैक रोक भी पाए। तो इस चीज़ को लेकर अब विश्व में भारत से साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब दुनिया मांग रही कि आप हमारे एक्सपर्ट दीजिए, और या सॉफ्टवेयर्स, या प्रोडक्ट्स, या सर्विसेज, जिसके लिए पहले और दूसरी कंट्रीज थी रेस में, जैसे इजराइल को बहुत स्ट्रांग माना जाता था, या एस्टोनिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता था। अभी भारत भी उसमें एक रेपुटेड कंट्री के तौर पर उभरा है, और उसका फ़र्क बिल्कुल डेफिनेटली इकोनॉमिक उसमें भी मिलेगा। डीप वेब और डार्क वेब में क्या डिफरेंस है, और क्या करते हैं इसमें लोग?
देखिए जितना इंटरनेट आपने आज तक एक्सेस किया वो एक्चुअल इंटरनेट का सिर्फ 3%, 3%, दैट्स इट। 97% इंटरनेट आज तक आपने कभी देखा ही नहीं, ओके ना कभी आप एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि उस 97% में 90% डीप वेब है और 7% डार्क वेब है। अब ये डीप वेब क्या है और डार्क वेब क्या है? जितने क्लासिफाइड सर्वर्स होते हैं, क्लासिफाइड सर्वर का मतलब है ऐसे डेटाबेसेस जिसका एक्सेस बिना क्रेडेंशियल्स के नहीं हो सकता, जैसे बैंकिंग डेटाबेसेस हैं, कॉलेजेस के डेटाबेसेस हैं, आधार का सर्वर है, यूआईडीआई का सर्वर है, आरोग्य सेतु का सर्वर है, गवर्नमेंट के पासपोर्ट सर्वर्स हैं, हॉस्पिटल के सर्वर हैं, जितने भी ये सब इंटरनेट पर ही हैं, पर यू डोंट एक्सेस इट डायरेक्टली। तो इसको बोलते हैं डीप वेब। ओके पर इसके नीचे एक और दुनिया है जिसको बोलते हैं डार्क वेब, जो 7% है, विच इज ऑल्सो बिग नंबर, क्वाइट बिग। ये इस दुनिया में घुसने के लिए आपको एक स्पेशल टूल की जरूरत होती है। उस टूल का नाम है टॉर, द अनियन राउटर। एक स्पेशल ब्राउजर होता है, और जब उसके थ्रू आप उस इंटरनेट की दुनिया में घुसते हो तो आपको पता पड़ता है कि इंसान कितना इनह्यूमन हो सकता है। ओके, आई कॉल इट इनह्यूमन। और जितने दुनिया की ऐसी चीजें हैं जो आज तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो वहाँ होती है। ओके, कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब जो कल्पना कर सकते हो पहले मैं बताता हूँ। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, गन्स की ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, आपके ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है, आपके बिट साइबर क्राइम हायर कर सकते हो आप, किसी का वेबसाइट उड़ाना है किसी को, फिर टॉर्चर, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायरिंग होती है कि बंदे इसके अलावा रह क्या जाता है? अभी बता दो उसके आगे। ये तो वो चीजें जो आप जानते हो कि हमारे लिए तो ये वर्स्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किलर की भरी पड़ी वेबसाइट कि आप पैसा दीजिए, वो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी इस तरह के क्राइटेरियाज होंगे कि किडनैप करके कितने दिन टॉर्चर करना है, उसकी वीडियोस बनाने हैं क्या, आपको फीडिंग देनी है क्या, पहले चॉप करनी है बॉडी, सीधे मार देना है, कैसे मारना है, गन से मारना है, मतलब यू विल सी द क्लासिफिकेशन, यू विल सी आदमी किस हद तक, एंड देन देयर विल बी रेट फॉर एवरीथिंग। ओके, एंड दिस इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ये मैं कह रहा हूँ सर, ये वो वाली चीज़ें जो आप फिर भी आपने फिल्मों में देख ली होगी। फिर उसके अंदर जाते हो लेवल 2 डार्क वेब, लेवल 3 डार्क, दिस इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। फिर आपको समझाया कि इंसान कहाँ तक गिर सकता है। अब कहाँ तक गिरने का मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि डार्क वेब पे 70% चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, एट दैट टू हीनियस चाइल्ड पोर्नोग्राफी। यू कांट वॉच इट, यू कांट सी इट। मतलब टॉर्चर जब बच्चों को कर रहे होते तो आप, जो मैंने वर्ड इसलिए किया यूज कि ऐसा है। और उसके बाद रेड रूम्स होते हैं, रेड रूम्स में वो किडनैप करके किसी को लाएंगे, लेट डेली बिठाएंगे, फिर लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी, फिर आपसे कहेंगे पैसा दीजिए, फिर जो जैसा वोटिंग करेगा उस हिसाब से उसको टॉर्चर किया जाएगा। सो देयर आर थिंग्स दोस यू कांट इवन इमेजिन। तो जो जब चाइल्ड पॉर्न साइट्स ये जिस तरीके से करते तो ये बच्चों को एक्चुअली लेके जाते हो, कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है ना, हो ही रहा है। और जब आपको पता है कि यूके के अंदर एक लॉ है कि आप पब्लिक प्लेस में बच्चे की फोटो नहीं ले सकते। मतलब जैसे आपका बच्चा तो आप तो ले सकते हो, पर आप किसी और ने मेरे बच्चे की फोटो ली तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक म्यूजियम में थे, एक कुछ आईपीएस ऑफिसर्स थे और कुछ एक फेलोशिप प्रोग्राम के लिए गए थे। तो हम म्यूजियम घूम रहे थे तो किसी स्कूल के बच्चे ने, हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं तो कोई आके हमारे साइड में खड़ा हो गया, तो फोटो ली होगी शायद, उसकी भी आ गई। तो जैसे हम ऊपर चढ़ने लगे, पीछे से कुछ पुलिस वाले दौड़ते हुए आए, फ़ोन दीजिए अपना। क्या हुआ? नहीं, फ़ोन अनलॉक कीजिए। अनलॉक किया, बोला आपने बच्चे की फ़ोटो ली है। मैंने ना, बोले ना। तो मैंने सब सारी फ़ोटो एक एक करके दिखाई, तो उसमें एक जगह बच्चा दिख गया, बोले डिलीट कीजिए। दे आर सो प्रोएक्टिव, पता क्यों? वेल अवेयर। हमारे यहाँ पे तो एक ट्रेंड बन चुका है ये। मैं तो बच्चे खुद के यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं, और इतने इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल्स। या इसे क्यों करना पड़ा उन्हें ऐसा? क्योंकि एक शब्द यूज होता है चाइल्ड ग्रूमिंग करके, जिसकी वजह से यूके के अंदर 450 बच्चे हर महीने गायब होते थे। ये पुरानी रिपोर्ट है, अब कितना है मुझे नहीं पता। ये मैं बात कर रहा हूँ 2020-21 की, जो हम लोगों ने डेटा कैलकुलेट करना शुरू किया। इतने ही कल्प्रिट अरेस्ट भी होते हैं, करीब 350-400 कल्प्रिट हर महीने अरेस्ट भी करते हैं यूके वाले। और यूके बहुत बड़ा देश नहीं है, भारत के हिसाब से देखा जाए तो एक स्टेट है। उसमें जबकि इतना सेफ सिक्योर टेक्निकली कि आप ढूंढ भी लोगे, हो जाते बच्चे गायब। हमारे इंडिया में कितने गायब होते हैं? इंडिया में तो मैं बता रहा हूँ हर सिटी में इतने हो सकते हैं, जो मैं अंदाजा नहीं है।
और So we have a count for those numbers? शॉक्ड। हाँ, मैं आपको जैसे नोएडा का यदि मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में एक हेल्प थी और वो मेरे पास आई रोते रोते कि भैया मेरा एक और बेटा गायब हो गया। एक और? मैंने कहा एक और मतलब? तो बोले पहले 2 हो चुके हैं, अब एक और चला गया। अब वो कहीं वेस्ट बंगाल से आई थी, काम वाम करती थी, और तो मैंने कहा हाउ कैन यू टेक, एंड पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही, पहले उसने मुझे कहा था आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो मैंने पुलिस से बात की, मैंने कहा साहब ये क्या हुआ? कह रहे सर वो तो हर महीने होता है 250-300 बच्चे। मैंने कहा व्हाट? हाँ वो तो होते रहते पूरे, तो कंप्लेन आती रहती है, कुछ मिल जाते हैं कुछ नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस ही नहीं करते। हमने इस चीज़ को इतना बड़ा बनाया ही नहीं। यूके ने चूंकि बनाया इसलिए वो इतना कॉन्शियसली रेगुलेट कर पाए चीज़ें। हमारे यहाँ उस चीज़ को चूंकि इतना सीरियसली कभी लिया नहीं, इसलिए हम लोग इग्नोर करते हैं। अब देखिए इसमें बच्चे नॉर्मली उन्हीं के अफेक्टेड होते हैं जो बेचारे घर में बच्चों को छोड़कर बाहर काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, जो नहीं सिक्योरिटी ध्यान दे पा रहे हैं, उनके आसपास कौन रह रहा है जिसके भरोसे वो छोड़ के आए हैं, वो ध्यान दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, और वो किस संगत में चला गया, किसके साथ बैठ रहा है, और अल्टीमेटली वो ग्रूम होकर निकल जाता। फिर अभी प्रॉब्लम आ गई कि मोबाइल, यदि बच्चा मोबाइल पर है तो उसको ग्रूम करना और आसान हो जाता है। ग्रूम का मतलब होता है कि कोई आएगा, जैसे आप बच्चा जब गेम खेलता है ना तो उसको लगता है कि जो सामने वाला गेम खेल रहा है मेरी एज ग्रुप का है, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं। देयर इज एन एप्स, आजकल ऐप आई हुई हैं और इस तरीके से जिसको अभी मेरे को ऐप का नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा, कि अपने बच्चों को ध्यान रखना कि वो नहीं खोल रहे, क्योंकि बच्चा हाउस अरेस्ट चल रहा है और बच्चा किडनैप हो जाता है उस ऐप के थ्रू। हाँ ऐप के थ्रू धर्म परिवर्तन भी हुआ है। हाँ वो तो मैं अपनी न्यूज़ पढ़े तो ऐप के थ्रू क्या नहीं हो सकता है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इज़ वेरी डेंजरस। उसका कारण यही है कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। वो जैसा डेटा देना शुरू करेंगे आप ऐसे बन जाएंगे, और जब तक आप उस इल्यूजन से बाहर आएंगे बहुत देर हो चुकी होगी। और बच्चों के संग वो आसान होता है। मैं आपके जैसे एक लिंक भेजूँ, एक लिंक है privacy.net/analyzer, खोलना अपने ब्राउज़र में। जैसे आप उसको खोलोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट टेस्ट करके, उसको क्लिक कीजिए तो वो आपके फ़ोन से कुछ चीज़ें चुरा के सामने दिखाना शुरू कर देगा। उसने आपसे कोई परमिशन नहीं लिया। अब उसमें से आप देखना इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगी। उसमें आपकी लोकेशन, आपका सिम कौन सा है, वोडाफोन है, BSNL है, रिलायंस है, आइडिया, वटएवर, आपका फ़ोन का टाइप, आईफोन है, मैक है, तुम जो शाओमी है कि एंड्रॉयड कौन सा, ब्राउज़र कौन सा है आपका, बैटरी का स्टेटस क्या है आपका, ये सब सामने आ जाएगा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। फिर उसमें एक दूसरा सेक्शन होगा ऑटोफिल। जब ऑटोफिल पे जाएंगे तो आपको आपके ऑटोफिल दिखाना शुरू कर देगा। ऑटोफिल का मतलब है आपके वो डिटेल्स जो ब्राउज़र में सेव हो जाते हैं, योर एड्रेस, योर नेम, बैंक अकाउंट, पासवर्ड्स, आपके आधार कार्ड, सब कुछ, पैन कार्ड, सब डिटेल होते हैं। क्योंकि आप फॉर्म भरते हो वो डिटेल आपके ब्राउज़र में सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई दूसरा फॉर्म भर रहे हो तो वो आपको ऐसे पॉपअप इन्फॉर्मेशन आता है टू गिव यू सम कन्वीनियंस, कि आपको दोबारा सब कुछ टाइप ना करना पड़े। बट दैट कन्वीनियंस कम विद द रिस्क। यदि आपका ब्राउज़र वल्नरेबल है तो वो डेटा एक क्लिक पर चोरी हो जाएगा। फिर आप कहते हो कि मेरा डेटा कैसे चला गया। तो privacy.net/analyzer से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके ब्राउज़र से, मोबाइल से या लैपटॉप से क्या क्या डेटा एक क्लिक पर चोरी हो सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको तो आप रोक ही नहीं सकते, पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। अब आपका बच्चा गेम खेल रहा है और उसको लगता है कि सामने वाला मेरी एज ग्रुप का है, जबकि उसमें अधिकतर लोग बड़ी एज ग्रुप के हैं और कई सारे क्रिमिनल भी हैं। क्रिमिनल उसको एक लिंक भेजता है, बच्चा क्लिक करता है और उसकी डिटेल उसको पहुंच जाती है। बच्चे को बोलता है अच्छा पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 20% चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं कर लेते, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो। बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? ही विल बिकम क्यूरियस, यार इसको कैसे पता है सब चीज़ें, और मैं कैसे पता कर सकता हूँ। तो पूछेगा उसको, यार मुझे भी सिखाओ। हाँ सिंपल है, ये लो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो मैं भी पता पड़ जाएगा। वो उसकी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लॉइट करके कुछ भी इंस्टॉल करा देगा, और वो कुछ भी क्या है, वायरस। वो आपका ना सिर्फ डेटा लेगा, पैसा भी ले जाएगा आपका। तो अभी जितने केसेस मेरे पास आ रहे हैं कि साहब मुझे तो कोई OTP भी नहीं आया, मुझे तो कोई ट्रांजेक्शन अलर्ट भी नहीं आया, मेरा अकाउंट खाली हो गया, 50 लाख निकल गए, 1 करोड़ निकल गए। रूट कॉज था कि बच्चे के हाथ में फ़ोन था, उसने कुछ इंस्टॉल कर दिया और निकल गया। बच्चों को तो फ़ोन देना ही नहीं चाहिए, मतलब
फिर आपने डोंट्स यूज कर लिया। हाँ बट फिर वही बात है कि ऑल्टरनेट नहीं ना, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स ने नहीं मैंने आप यूज ऐसा तो कर अचीव कर लिया, सकते हैं, कैन but वी डू दैट? नो आई कांट डू इट बिकॉज आई एम अ वर्किंग तो वुमन। फिर ऐसा और गाइडलाइन, मेरे ख्याल फिर से ऐसी गाइडलाइन क्यों बनाना? मेरे लिए तो ऑल्टरनेट ही फोन है। अरे सारी वुमेन वर्किंग है आजकल, कौन Yes. वर्क नहीं कर रहा है? मैं कह रहा हूँ कि एक गाइडलाइन बन नहीं सकती कि आप बन ही बच्चों को नहीं फोन ना दें। सही बात। तो मैं नहीं ये तो नहीं आईपैड होगा, फोन नहीं होगा, आईपैड होगा तो दे तो आर मैं उसका यूजिंग इट। सोल्यूशन दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मत दें, देखिए जब हमें पता है ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो हमें ऐसा कौन सा कोई एक सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर लें या कोई ऐप डाउनलोड कर लें? तो मैं एक ऐप रिकमेंड करूंगा, जो ऐप आईफोन पे भी है और एंड्रॉयड पे भी है। उसका नाम है मूवी आर्मर करके, MOBIARMOUR। उसकी वेबसाइट है armor.mobi, ARMOUR.MOBI। उस पर जाएंगे तो और भी डिटेल मिल जाएंगे, पर आप सीधे मूवी आर्मर प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, आपको ऐप मिल जाएगी। इस ऐप में 6 ऐसी सर्विसेज हैं, वैसे तो बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, पर 6 बड़ी कोर सर्विसेज हैं जो आपको इस तरह की सिचुएशन से बचा सकता है। जैसे पहली फैसिलिटी है उसमें QR कोड स्कैनर। अब QR कोड बहुत जगह मिसयूज होता है। आपको विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करना है, QR कोड है। आपको एडवर्टीजमेंट देखना है, QR कोड है। वाईफाई कनेक्ट करना है, फूड QR कोड मेन्यू, है। आजकल तो फूड मेन्यू के लिए भी QR होटल कोड का है। मेनू कार्ड है, QR कोड है। बोर्डिंग पास QR कोड है। पेमेंट तो QR कोड है। तो जितने भी ये QR कोड बेस्ड ऑपरेशंस होने लगे, इसमें रिस्क है कि यदि किसी ने QR कोड मैनिपुलेट कर दिया और आपने गलत QR कोड स्कैन कर लिया तो आपके आपको फ़ोन में कुछ इंस्टॉल भी हो सकता है, आपके पैसे भी निकल सकते हैं, आपका डेटा भी चोरी हो सकता है, आपका कैमरा भी ऑन हो सकता है, आपका बहुत कुछ हो सकता है। अभी बिहार में शायद कोई घटना हुई थी जहाँ पर एक वेंडर के दिन भर की कमाई किसी ने QR कोड बदल दिया उसका, तो उसको चली गई। अभी यूके या बेल्जियम में आप देखेंगे तो वहाँ पे पार्किंग लॉट का जो QR कोड होता है किसी ने चेंज किया और वो पैसा अभी ये दिल्ली कहीं में और भी चला गया। हुआ है कि किसी पेट्रोल पंप पे लगा हुआ था और वो स्कैन कर रहे थे और वो सारा पैसा कहीं और जा रहा था। तो और कई बार उससे पहले उसने एक और वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की थी कि वो जो पैसा का जो प्ले आता था ना कि आपके इतने पैसे प्राप्त हुए, वो ट्रांजेक्शन अलर्ट उसको भेज देते थे जो, तो वो प्ले भी हो जाता था। तो उसको नहीं पता पड़ा होगा। लेकिन चांसेस कि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि फ्री वाईफाई और QR कोड लगा दूँ आपके रिसेप्शन पर, तो दिन में जितने लोग आ रहे हैं 2-4 तो हैक हो ही जाएंगे। फ्री वाईफाई के चक्कर में वो स्कैन करेंगे और मैं कुछ इंस्टॉल करवा दूंगा। तो बहुत आसान है लोगों को हैक करना। तो आगे से यदि कभी आपको कोई ऐसा QR कोड स्कैन करना ही पड़े, चाहे वो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो पेमेंट के लिए, तो एक बार आप मूवी आर्मर से स्कैन कर लें। वो इसको सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, सर्वर पर रन करके देखेगा और आपको बता देगा क्लियरली कि सेफ है अनसेफ है, ये आपके पैसे तो नहीं चुराने आया, ये कुछ इंस्टॉल तो नहीं कर रहा, ये डेटा तो नहीं चुरा रहा, ये मैलिशियस तो नहीं है। जब आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये सेफ है, तभी आप आगे जाएं। दूसरा उसमें फीचर है लिंक स्कैनर। दूसरे जिस तरीके से लोग लुटते हैं वो है कि गूगल पे सर्च किया, एक लिंक आया, होटल बुक करना है, उस पर पे कर दिया और लुट गए। आपने कहा दिलजीत दोसांझ का शो देखना है, टिकट के लिए ढूंढा, वो तो बहुत फ्रॉड हुआ ही था उनके, लुट गए थे सारे। ये आपको हेलीकॉप्टर बुक करना है केदारनाथ का, लुट गए लोग। हाँ, अभी तो रिसेंटली सबसे ज्यादा फ्रॉड यही चल रहा है, बहुत चल रहा है अभी, इसीलिए माय फ्रेंड हैज बुक्ड हेलीकॉप्टर टिकट्स और सब कर लिया, और जिस दिन जाने था ना वो सारे वो पैसे 2.5 लाख रुपए आई थिंक दे ट्रांसफर ऑन दैट, की हेलीकॉप्टर थी, पूरी फैमिली जा रही थी, सारा फ्रॉड हो गया, कोई वो बंदे ही नहीं निकले। अरे क्रूज बुक कर रहे थे लोग सिंगापुर का, पे कर दिया, वो तो पूरा सोचे मैं सिंगापुर क्रूज पे जाना है। अभी आप मुझे ध्यान डराओ। रखना आगे से भाई। लोगों ने बुक किया, पेमेंट वहां पहुंचे तो क्रूज वाले कह रहे तो हमारा है नहीं, क्या क्या दिखा रहे हो वेबसाइट। तो क्लोन वेबसाइट बना लेते हैं लोग। तो जितने पॉपुलर ब्रांड है, मैरियट होटल से लेकर लेमन ट्री, अक्सर लोगों की क्लोन वेबसाइट बन जाती है। अभी कोई रिसोर्ट्स है, उसके ओनर्स ने मुझे कांटेक्ट किया, ऐसा हमारे इस समर में हमारा पीक सीजन होता है और बोले हर दिन हमारे पास 4-5 लोग आते हैं बुकिंग लेके के देखो, और वो हमारी होती नहीं होती। कई बार हमें उनको देना पड़ता है, मतलब उनके हिसाब से, क्योंकि हमारी तो रेपुटेशन पे साथ, क्योंकि इतने लोग अचानक से आ जाएंगे। तो करना क्या है, गूगल पर जब आप सर्च करके किसी लिंक, या कई बार गवर्नमेंट के लिंक आ जाते हैं कि RTO का चालान है, ये है, और आप बिना वेरीफाई पे करना पड़ता है, क्योंकि आप कहाँ वेरीफाई करोगे, किससे पूछोगे। तो आपने क्या करना है, मूवी आर्मर से पूछना है। वो लिंक कॉपी करके मूवी आर्मर के लिंक स्कैनर पर स्कैन करें, वो आपको बता देगा कि क्लोन वेबसाइट है, ओरिजिनल है, ये सेफ है, मैलिशियस तो नहीं है। So that's 100% ऑथेंटिक है वो ऐप। जब तक वो क्लीन चिट ना दे, वो उस पर लिंक पर भरोसा ना करें। और वो आपको कारण भी देगा, यदि बताएगा ना कि ये क्यों नहीं ऑथेंटिक है, तो बताएगा कि ये 2 हफ्ते पहले तो क्रिएट हुई है, चाइना में होस्टेड है, इस पे तो पैसा बिल्कुल मत दो। वो कारण बताएगा कि मैं इस तरह से नहीं करता। AI बेस्ड है पूरा मामला, पर वो AI बेस्ड बहुत सारे पैरामीटर देखता है उसके,
होस्टिंग डिटेल, हिस्टोरिकल डिटेल, अब्यूजिव डिटेल्स, रिपोर्टिंग डिटेल्स, एंड ऑल्सो स्कैन करता है पूरा कि उसमें कोई मैलिशियस वायरस वगैरह तो नहीं है, और आपको एक समरी बना के देगा, एंड देन इफ इट इज ग्रीन गो अहेड, नहीं तो रुक जाइए। ठीक है। सर्च करेंगे तो क्लीन वाली भी मिल ही जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि वो इसी पे आपने पे उसी करना है, भाई ओरिजिनल पे तो पहुंच सकते हो ना आप। तीसरा है उसमें ऐप स्कैनिंग, जिसका हम सवाल यहाँ से सवाल शुरू हुआ था कि आपके बच्चे ने कोई ऐप इंस्टॉल कर ली, मुझे कैसे पता है सेफ या अनसेफ? मैंने तो फोन दिया था उसको, 5 मिनट में 4 ऐप कर दी उसने इंस्टॉल। हाँ, उनको तो गेम्स दिखती हैं, इमेज दिखती है, वो कर लेते हैं। तो जितने भी फोन के अंदर ऐप है उसकी रेटिंग करके देगा मोबी आर्मर, 1 से लेकर 5 तक। यदि रेटिंग 1 और 2 है तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, रेड आएगी अलग से, ये अनसेफ है। यदि 4 से ऊपर है तो रख सकते हो, और 3 से 4 के बीच में रेटिंग है तो वो बता देगा कि ये रिस्क है, लेकिन इफ यू नो दिस रिस्क देन यू कैन कीप इट। सो इट्स बेटर कि जो 4 और 5 है उसी को हम इंस्टॉल करें। आप 3-4 भी रख सकते हो, लेकिन आपको पता पड़ जाएगा फिर कि इसमें रिस्क है क्या। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपका बच्चा गेम खेल रहा है तो गेम तो नॉर्मली प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो। अब कई सारे गेम ना चैट फैसिलिटीज देते हैं और उसमें अननोन लोगों से चैट करता है। आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अननोन आदमी से बात नहीं करने देंगे, नहीं। पर उसी बच्चे को फोन दे दिया जिसमें वो लाखों अननोन लोगों से बात कर रहा है, ट्रू, उतना ही रिस्क है ना। हाँ। तो मोबी आर्मर क्या करता है, ऐसी कोई भी ऐप जिसमें चैट फैसिलिटी है उसकी रेटिंग लो कर देता है कि बच्चों के लिए गेम्स के अंदर चैट फैसिलिटी शुड नॉट बी गुड। ओके। इस तरह लोन ऐप्स हैं जिसकी वजह से लोग आजकल आत्महत्या भी की, बहुत फ्रॉड हुए, लोगों ने सुसाइड हो रहे हैं किया। उसकी हाँ। वजह से। वो क्यों होते हैं सुसाइड? क्योंकि आपकी पिक्चर्स, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनको में चली जाती है, वो आपके पिक्चर्स को मॉर्फ करते हैं, नेकेड पिक्चर्स बनाते हैं, गालियां वालियां देकर। वो आपके दोस्तों This को is what happened with me, I told you. Exactly. उन्होंने मेरे पेरेंट्स को और मेरे ब्रदर सबको शेयर किया। तो वो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट और इमेज का एक्सेस जिस भी ऐप को जा रहा होगा ना, वो कितना बड़ा रिस्क है सोचिए आप। तो ये मोबी आर्मर उसकी रेटिंग लो कर देता है कि शुड नॉट बी गिवन। तीसरा, स्क्रीन शेयरिंग एप्स होती है, जैसे टीम व्यूअर है, क्विक सपोर्ट है, एनीडेस्क है। ये ऐसी एप्स हैं जो आपका स्क्रीन शेयर कर देती है। पर ये तो हम लोग बिजनेस के लिए भी बहुत बार यूज करते हैं कि सामने वाली कंपनी और हमारी हम एनीडेस्क लेकर एक दूसरे से सब शेयर करते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें होगा रिस्क। ये 3 से 4 की कैटेगरी में आ जाएगी कि रिस्क है, आपको पता है, क्योंकि आपको पता है चीज। हो सकता है आपके पेरेंट्स को ना पता हो सकता है आपके बच्चे को ना पता हो, और उसने इंस्टॉल कर ली और स्क्रीन शेयर हो गया। जो चीज हमें पता है जरूरी नहीं कि हमारे घर में सबको पता है। सही बात है। अभी आप 50 लोगों से पूछोगे टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, तो नहीं आइडिया लग पाएगा उनको। तो मोबी आर्मर कम से कम ऐसी, और ये 3 ऐप थोड़ी ना, ऐसी 10,000 ऐप हैं जो स्क्रीन शेयर ये तो हम बिजनेस के लिए चलो यूज करते हैं। तो वो कोई भी इंस्टॉल करा देगा, वन डेस्क करके कुछ भी करा देगा। अब आपने जैसी मोबी आर्मर में रेड अलर्ट आ जाएगा कि यार ये स्क्रीन शेयर करती है, तो कम से कम उन्हें पता तो पड़ जाएगा कि कुछ खतरा है। सो जो डिजिटल अरेस्ट है वो यही सब क्राइटेरियाज है जिस तरीके से सारे फंसते हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम की वैसे कोई चीज होती नहीं है, कानूनी वर्ड नहीं है ये। तो पहले तो लोगों को बता दूं कि यदि कभी कोई आपको कॉल करके इस तरह के कोई शब्द इस्तेमाल करे तो कॉल वहीं काट देना है, और ये चीज खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। लेकिन लोगों को चूंकि पता नहीं है इसलिए वो उस ट्रैप में आ जाते हैं कि, और ये पूरा खेल इतना खूबसूरती से खेला जाता है कि कोई भी आ जाता है। यदि लोगों को लगता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो मैं आपको वो लोग ज्यादा आ जाते हैं मुझे ऐसा। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि यदि डिजिटल अरेस्ट के विक्टिम्स आप देखोगे तो सारे वो लोग थे जिनके अकाउंट में 5-5 करोड़ रुपए था। कोई 10,000 का विक्टिम नहीं आया कि मेरे डिजिटल अरेस्ट हुए 10,000 चले गए, ऐसा कोई विक्टिम नहीं है। तो आप इस मिथ में मत रहना कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं इसलिए आपके संग नहीं होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने पैसा दे दिया, बड़े बड़े सीनियर वीपीज़, आपके लॉयर्स जिन्होंने कपड़े उतार दिए, लेडी लॉयर थी एक डिजिटल अरेस्ट के केस में, तो ये सब हुआ है। और फिर हम वहीं घूम फिर के आते हैं कि ऐसा हो कैसे जाता है, इतने पढ़े लिखे, इतने ज्ञानी लोग ये गलती कैसे कर जाते हैं। क्योंकि खेल रचा ऐसे जाता है। आपको एक कॉल आएगा, IVR कॉल, प्री रिकॉर्डेड, सबको आ गया होगा यहाँ पर कि आपका एक कुरियर है और उस कुरियर वापस आ गया है। सो टू नो मोर अबाउट योर कुरियर प्रेस 9 एंड कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कि आप 9 दबाइए और हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। तो आपको लगता होगा कोई कुरियर वापस आ गया होगा, आपने कोई कुरियर भेजा भी नहीं है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कंपनी में तो कुरियर जाते रहते हैं तो उन्हें लगता है शायद कोई वापस ही आ गया, तो वो वैसे ही 9 दबा देते हैं, फंस जाते हैं। पर कई बार तो लोगों ने कोई कुरियर भेजा भी नहीं था तब भी वो 9 दबा देते हैं, पता नहीं कौन सा कुरियर है भाई। क्योंकि जनरल लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का भी शौक होता है, तो लगा हुआ कुछ तो आया ही कुछ भी होगा, आया। एग्जैक्टली। और जैसे ही आपने 9 दबाया, आधी लड़ाई आप वहीं हार जाते हो।
क्योंकि उसके बाद आप उसके वो हिप्नोटाइज करेगा हाँ, मतलब ये आई थिंक यही एक पहला वर्ड था जो मैंने आपसे डिस्कस तो किया कि वो इल्यूजिएट कर देते हैं, अब वो हिप्नोटाइज हिप्नोटाइज कर लेकिन देते होगा हैं। कैसे? वो कॉल पे बोलेगा हाँ जी बताइए, हम्म, वो बोलेगा हम्म, क्या प्रॉब्लम है, आप बोलोगे वो कोई हमारा कुरियर शायद वापस आ गया है। आपका कुरियर आपने भेजा था? हाँ वो अभी आपने बताया कि कोई कुरियर है। अच्छा रुकिए मैं देखता हूँ, आपका एड्रेस बताइए, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार। अच्छा, हाँ 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 आपका कुरियर आया, वापस आया है। अच्छा हाँ हाँ, पर इसमें तो ड्रग है, इसमें तो पासपोर्ट है, इसमें तो करेंसी मिली है, इसमें तो ये तो इलीगल है, ये तो इसमें तो एफआईआर हो चुकी है। नहीं नहीं सर, हम तो ऐसा कोई कुरियर नहीं, हमारा तो हो ही नहीं सकता। अरे नहीं आप ही ने बोला अभी कुरियर है आपका। अरे सर मेरा है ही नहीं। अरे क्या बात करो, अभी आपने बोला। अब आप फंस गए, क्योंकि आपके दिमाग में उसने सीड इन कर दिया कि ऐसा कोई कुरियर है, जबकि ऐसा कोई कुरियर है ही नहीं। और अब उसमें आप आपने एग्री कर लिया, और आप कॉल एग्री पे। कर चुके हैं, अब आप रिसीविंग एंड पे हो। अरे सर आपने कुरियर नहीं भेजा ना, ये नहीं सर, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना, आप परेशान मत होइए। एक्चुअली इसमें ना मुंबई क्राइम ब्रांच में एफआईआर हो चुकी है, तो मैं उनसे कनेक्ट कर देता हूँ। आप उनको क्लियर बोल दीजिए कि नहीं नहीं ये कुरियर आपका नहीं है, बात सॉल्व हो जाएगी। हाँ यार प्लीज हेल्प कर दीजिए, मैं आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करूँ। और फिर वो एक बंदा बैठा होता है कैप पहन के, पुलिस वाला। अब आप देखिए कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो बंदा है ये तो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि ये उसी गैंग का है। ये आपका भरोसा जीत के आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और एक लंबी कहानी शुरू होने वाली है और आप ट्रैप में फंस जाओगे। जब आपके सामने 8-10 लोग होते हैं ना, तो ये आपका दिमाग इस तरह से ट्रेंड है कि आपको ये नहीं समझ में आता कि 8-10 मिले हुए। आपको लगता है नहीं यार ये तो रियल ही होगा, फिर अभी 8-10 लोग कैसे मिलके प्लान कर लेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। मैं कह रहा था कि वो कुछ चीजें हैं जो एआई के अंदर गलतियां होती हैं, वो हमारे दिमाग में भी। और उसके बाद जैसा आपने कहा कि वो थाने में फर्जी थाना दिखाएंगे और फिर वीडियो कॉल पे ले आएंगे, पीछे पुलिस का लोगो लगा होगा, सारा ड्रामा होगा। और उसके बाद वो जिस तरह से ग्रिल करेगा आपको, आप सरेंडर करते चले जाओ एंड देन ही विल ऑफर यू कि आप तो डिजिटली अरेस्ट हो जाइए या फिजिकली अरेस्ट हो जाइए। दो ही ऑप्शन है आपके पास, तो आप क्या चूज करेंगे कि डिजिटली अरेस्ट कर लो। अब आपको पता ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और उसके बाद तो फिर 7 दिन 15 दिन 28 दिन लोग टॉर्चर किए गए। 28 दिन तक कैमरा बंद नहीं हुआ और मानसिक, फाइनेंशियल, हर तरह का रेपुटेशन सब खराब करी गई। तो जब तक लोग डिटेल में नहीं जाएंगे उस क्राइम के, देखिए बचना कैसे आपको पता ही है। आई डोंट नीड टू टेल कि डिजिटल अरेस्ट से बचना कैसे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एज ए गाइडलाइन मैं आपको दे पाऊँ। यदि आपको ये पता है कि क्राइम होता कैसे, देन यू आर सेफ। तो जो हम मूवी आमर वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, 3 पॉइंट्स तो आपने बताए, बट आई थिंक वो 4 या 6 होते हैं उसमें, जो बाकी लिस्ट है वो क्या होते हैं? एक उसमें एक जो आपका डेटा ऑलरेडी कहीं कहीं पड़ा हुआ है, पासवर्ड पड़े हैं, बैंक अकाउंट डिटेल पड़े हैं, वो आप जानना चाहते हो कहाँ है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन है, उससे आपको पूरा डार्क वेब पे हर जगह से निकाल के दिखा देगा कि आप 25-50 जगह पर आपका डेटा पड़ा है। यदि आपको पता है ना कि आपका ये डेटा पड़ा है कहीं, भले आप उसको आप बदल नहीं सकते। Can we delete that also? No, you can't. नहीं कर सकते वो सब। लेकिन यदि आपको पता है तो आप सेफ। अच्छा, ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं आप बोल रहा हूँ। देखिए यदि आपको पता है कि दुनिया माया है तो आप बहुत अच्छे से जियोगे, यदि आप इसके भ्रमजाल में नहीं फंसोगे। यदि आपको पता नहीं है कि दुनिया माया है तो आप ट्रैप्ड। अगर आपको दुख होंगे, कष्ट होंगे, तो यदि भगवत गीता की बात करोगे तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया एक माया है, पर ये नहीं कहा कि आप जाके साधु बन जाओ और पहाड़ों पर धुनी, ना ना ना, आप यही जियोगे, पूरे मजे लो इस दुनिया के। लेकिन जब भी ये चीजें करो, ये ध्यान रखना कि ये आप नहीं कर रहे हो, आप एक विटनेस हो, आप देख रहे हो अपने आप को करते हुए। तो चैप्टर 13 भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं क्या आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग पढ़ा रहे हो, पहले बताइए मैं कौन हूं, हु एम आई। तो भगवान कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम अर्जुन नहीं हो, तुम अर्जुन से पहले भी थे और तुम अर्जुन के बाद भी होगे। इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। पर क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो तुम्हें डेटा मिला है उस वजह से तुम अर्जुन हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता वो अर्जुन ही बनता, कर्ण की जगह जो होता वो कर्ण ही बनता, क्योंकि उसकी सराउंडिंग्स, उसके डेटा पॉइंट्स वही थे। तो ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है कि तुम अमित दुबे हो या आप शिल्पा हैं, क्योंकि हम सब डेटा के प्रोडक्ट हैं। हमारी जगह कोई भी होता वही बन जाता। तो फिर कहते तो फिर मैं कौन हूं? बोले तुम अपने आप को जानने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया जो मांडुक उपनिषद में डिटेल में आता है, दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत। दृग दृष्टि विवेका, एंड इट्स वेरी साइंटिफिक वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग योरसेल्फ। कैसे आप पहचानोगे कि आप कौन हो, और जैसे आप पहचानते हो कि आप कौन हो,
तो आप इस इंटेलेक्ट को एज ए विटनेस देखने लगते हो। फिर आप अपने आप को एज ए थर्ड पार्टी व्यूअर देखते हो कि ये अमित अच्छा ऐसा कर रहा है। ओ, आप जरा गौर से सोचिए, जैसे ही आप अपने आप को ऑब्जर्वर की तरह देखने लगोगे, फिर आप गलती करोगे ही नहीं। फिर आप गलती कैसे करोगे? जैसे आप डिजिटल रिस्क के लोग जो शिकार हुए, क्यों हुए? क्योंकि वो उसमें खो गए। वो एक बार भी बाहर आके देख लेते ना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो बच जाते हैं। या जो भी गलतियां हम करते हैं, बिकॉज वी नेवर सी अवरसेल्व्स एज अ विटनेस, वी गेट इनटू इट। एक वीडियो देखा, गुस्सा आ गया। एक वीडियो देखा, इमोशनल हो गए। एक पिक्चर देखी, अपना इमोशन बदल गया, या और ओपिनियन ही बदल गया, ओपिनियन बदल गया, बिकॉज वी आर लिविंग दोज डेटा पॉइंट्स 24 घंटे। पर आप उसको एंजॉय करो, पर एज ए विटनेस, तो फिर आप नहीं ट्रैप होगे इस दुनिया में। इस दुनिया में ट्रैप होने का मतलब है कि हम रिलेशंस, हम पैसा, हम पावर, पोजीशन में ट्रैप हो जाते हैं। और वो क्यों होते हैं? थोड़ा सा फिलॉसफी की एक और लाइन बताऊंगा कि जब भगवान कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे 5 कमजोरी हैं इंसान की। काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट, एंड अहंकार, ईगो, जिसकी वजह से सारे क्राइम होते हैं। हजारों लाखों सालों से यही चल रहा है। इसमें कहीं उन्होंने भय नहीं बोला। आपने देखा कहीं भय है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय तो नहीं बोला। तो भय भी तो कमजोरी है इंसान की, क्यों नहीं बोला? वो चाहते तो भय बोल देते कि भाई 5 नहीं 6 है, सॉरी, पर नहीं बोला। क्योंकि जैसे जब जिस श्लोक में बोलते हैं, उसके बाद एक और श्लोक आता है, उसमें वो बोलते हैं कि सारे भय का कारण, एक्चुअली गीता कही गई है भय से मुक्त करने के लिए। तो उसके आगे का श्लोक आता है कि सारे भय का कारण मोह है। आपकी जिंदगी में जितने डर है ना, वो अटैचमेंट के कारण। बच्चे से अटैचमेंट, रिलेशनशिप से अटैचमेंट, पावर से अटैचमेंट, पोजीशन से अटैचमेंट, पैसे से अटैचमेंट, whatever you are acquiring, you get attached to it. Yes. और उस वजह से डर है कि हमारे से खो ना हमें बचपन से, हाँ, कि खो ना जाए, तो हम उसके चक्कर में डरे जाते हैं। हमें बचपन से लेकर आज तक कभी डिटैचमेंट सिखाया ही नहीं। हमें सिर्फ अटैचमेंट सिखाया, ये तेरा है, ये तेरी कार, ये तेरा, सब तेरा तेरा तेरा। यही गलती कर गए। यदि हम बचपन से थोड़ा सा डिटैचमेंट सिखा दें कि तुम्हारा तो कुछ है नहीं, तुम तो यहाँ किराएदार हो। आप सोचिए कि लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में प्रॉपर्टियां बना रहे होते हैं। मैं देखा लोगों को, हाँ। और लड़ रहे होते हैं और खून भी कर देंगे, और मुझे लगता है यार क्या है ये। और मुझे आज विरक्ति हो गई है इस एज में भी। आई फील लाइक व्हाई, क्या हो जाएगा मतलब। और ये चीज जब भी आपको समझ में आ जाए तो आप जिंदगी ज्यादा मजे से जीने लगते हो। देन यू आर नॉट एक्वायरिंग थिंग्स। हम क्या सोचते हैं, एक्वायर कर लो, फिर बाद में ऐश करेंगे, देखी जाए, हाँ। बाद में कभी कुछ ऐसा दिन होगा जिस दिन सारी चीजें आपको सुख देंगी। बाद में ऐसा कोई दिन है ही नहीं। बात तो एक आज का है, आज जीना इम्पोर्टेंट मतलब है। मुझे ये चीज मेरी बहुत अच्छी तरह से क्लियर है कि मैं तो कुछ लेके जाने वाला हूं नहीं। आज का टाइम एंजॉय कर लो, आप अपना देख लो। भाई आप कुछ ले जा सकते हो, कोई भी नहीं लेके जा सकता। सो आई रियली बिलीव कि आज को जियो, आज के लिए जियो, सिंपल। और आप इतनी सी फिलॉसफी बैठ गए तो आपके संग कोई क्राइम नहीं हो सकता। मैं चीज ऐसे ही लेके नहीं आया यहाँ पे। जब लोग कहते हैं कि कोई ट्रिक बता दीजिए इससे मेरे संग सॉल्व हो जाए, बट ट्रिक नहीं बता सकता। हाँ, रिस्क कम कर सकता हूँ, मूवी आर्मर आपका रिस्क कम कर सकती है, पर आप कसम ही खा के बैठे हो कि मुझे गलती करनी तो करते हैं। अब क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के केसेस है, लोग ऐप इंस्टॉल करेंगे, पैसा डालते जाएंगे, वो बढ़ते हुए दिखेगा। 2 करोड़ का 5 करोड़ हो गया, फिर 6 करोड़ हो गया, फिर 3 करोड़ और डाल दिए। फिर एक दिन विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, फिर कहेंगे अरे अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, थाने में जाएंगे। सो आपके लिए हिसाब से जो ये क्रिप्टो वगैरह है सब फेक है, सब फ्रॉड है। इसमें सबसे ज्यादा 99% लोग फ्रॉड के शिकार हुए हैं, 99%। और मेरे पास एक कॉल आया गुजरात से, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट किया था, और ये पूरी कहानी सुनाते हैं मुझे। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके संग ये हुआ है, जबकि हर दिन मुझे 10 कॉल सिर्फ क्रिप्टो वाले आ रहे हैं आज की डेट में। तो मुझे 2-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ग्रो ऐप कर लो डाउनलोड, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, ग्रो तो देखो फिर भी लेजिट है, लेकिन ग्रो के भी कई सारे क्लोन चल रहे हैं। हाँ, मतलब है, तो शेयर ट्रेडिंग के लिए है ना, लेकिन क्रिप्टो वाला तो खेल ही बिल्कुल अलग है। वो तो आपको जिस तरह से ग्रोथ दिखाएंगे ना, वो तो 3 गुना 4 गुना अलग होती है। तो ये गुजरात वाले बंदे ने मेरे से कहा कि साहब मेरा कुछ पैसा चला गया, ऐसा ऐसा। मेरा कितना डालना था? बोला 17 करोड़। नहीं कहता, पहले मुझे बोला कि मेरा 83 करोड़ का नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या 83 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया? मैंने कहा मतलब क्या करते क्या हो? हाँ।
तो बोला नहीं साहब डाला तो 17 करोड़ था, वो हो वो गया था 83 83 हो करोड़। गया। तो अब उसके दिमाग में 83 करोड़ की फिगर ऐसी बनी कि मेरा तो 83 करोड़ नुकसान हुआ है। हाँ, अमित दुबे जादू करेंगे और 83 करोड़ वापस लेके वापस आएंगे। आ गए। वो 17 भी नहीं आएंगे वापस। हम 17 नहीं ला पा रहे, तो 83 करोड़ का सपना है। 17 में अभी 7 करोड़ भी आ जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बात बात है। है। तो मैंने अकाउंट चेक कराए सारे, तो उसमें 70 लाख कुछ कहीं पड़े हुए थे, बाकी सब इंडिया की बात था। मैंने सब इतना ही आ सकता है। तो आप देख रहे हो कि 17 करोड़ जिस व्यक्ति ने कमाए होंगे, वो व्यक्ति बेवकूफ नहीं हो सकता। वो सब जानता था, दुनियादारी, वो लोगों से पैसा बनाना जानता था। उसने कैसे गलती कर दी? सवाल यह है कि हमने इस दुनिया में ट्रैप होने की कसम खा ली है। सही बात है। आप कसम खा के जब बैठे हो तो फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। नहीं तो कर मैं बार बार थोड़ा सा हिंट ले देता हूँ स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कि एक बार तो रुक जाते। मतलब पैसे की आग कम होनी चाहिए लोगों में, जिसकी वजह से लोग फिर वही डोंट, मैं बोलूंगा काम कमाओ, पैसा कमाइए। यदि पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर लोगों की भलाई कैसे कर पाएंगे? भला कैसे? भाई मैं आज की डेट में पैसा बड़ी नहीं लालच की वजह से ही तो चीजें हो रही है ना। शिल्पा जी, मैंने आज तक करीब 1100 से ज्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट किए होंगे। Okay. 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए मैंने वापस कराए लोगों के, और एक भी पैसा नहीं लिया। तो फ्री करता हूँ मैं इन्वेस्टिगेशन। पुलिस से भी, पुलिस से भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप हाँ, हमारा फ्री में ही करेंगे। बिल्कुल, दैट्स गुड। आई लेकिन विल प्रॉब्लम मेंशन हिज नंबर आल्सो, जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, कैन कांटेक्ट हिम। कल के दिन मतलब योर इंस्टाग्राम आई आईडी, गिव यू, इंस्टा पे कनेक्ट कर लें, ईमेल आईडी में दूंगा, क्योंकि मैं नंबर कभी दिया नहीं। उसके बावजूद मेरे डेली, अभी मेरा फोन पता है साइलेंट में, जब मैं उठाऊंगा ना इसको तो 150 से 200 मिस कॉल होंगी हर घंटे की है, ये मेरा रेट है। आई एम श्योर होंगे। इसका कारण है कि इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं। फिर लोग कहते हैं साहब फोन नहीं उठता है, क्योंकि मैं फिर काम ही नहीं कर पाऊंगा यदि मैं हर फोन उठाना शुरू कर दूं तो आई कांट। दूसरा, मैं चूंकि फ्री कर रहा हूँ, मेरी टीम भी छोटी है, तो मैं प्रायोरिटी सेट करता हूँ कि वुमेन रिलेटेड केस है, बच्चे का केस है, तो पहले वो देख लो। फाइनेंशियल नुकसान थोड़ा सा नीचे प्रायोरिटी पे चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्री की बात हम कर रहे थे, कि मैंने किया फ्री। मैं घर जाता था तो मेरी वाइफ, क्या है सेवा करके फिर से आ गए। तो फिर जिस दिन कभी ऐसा होता था ना कि कोई रिक्शे वाला आया कि साहब मेरे तो महीने भर की 3 महीने की कमाई थी साहब निकल गई, अब मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ उसके पैसे वापस, क्योंकि वो जा चुका है। तो मुझे लगता था यार मैं ही दे देता हूँ उसको, यार घर से अलग जा रहे हैं, पर मैं करूँगा कहाँ से, मेरे पास तो है ही नहीं ना। तो मुझे लगता था यार इस बंदे को मैं किसी तरह हेल्प करना चाहता हूँ। मेरे अंदर से उमड़ रहा होता था कि मैं इस बेचारा खाएगा क्या, अभी उसका तो निकल गया ना सब, बच्चे को पढ़ाई नहीं दिखा। सही बात है। मतलब यू फील दैट पेन बट यू कांट हेल्प। यस। और ये तो खैर एक छोटा सा बता रहा हूँ, मुझे पे ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे जिंदगियां बर्बाद हो जाती कि साहब ने तो ये सोच पता पूरा पीएफ निकल गया, पेंशन निकल गई, सब कुछ लोगों ने लोन दे के दे दिया, हालत ये हो गई, लोन भी दे दिया। तो पैसा तो कमाना पड़ेगा यदि आप हेल्प करना चाहते हैं। सही बात। यदि मेरे पास होगा तो आई कैन क्रिएट सिस्टम। सो मैं नहीं कहता कि लालच अलग चीज है, पर विदाउट मनी यू कांट डू मच। तो मोबी आर्मर का एक और फीचर मैं आपको बता दूं, ओटीपी सिक्योरिटी, कि ओटीपी चुराने के जितने तरीके आपके फोन में होते हैं वो उनको ब्लॉक कर देता है। उसमें एक ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो कुछ सेटिंग करेगा, आपके फोन से ओटीपी नहीं निकलेगा। फिर आपकी वो ओवरऑल साइबर हाइजीन चेक करता है। उसमें एक सिक्योर मी करके ऑप्शन आता है जिसमें बताता है कि आपका जो ओवरऑल सीक्यू है, सीक्यू बोलते हैं उसको, साइबर क्वेश्चन, जैसे आईक्यू होता है, वो कितना है। तो 5 में से रेटिंग आई, मान लो आपका आ गया 2.5 या 2.7 है, फिर वो कारण बताएगा कि इतना कम क्यों है, क्योंकि आपका जीमेल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, आपका यूट्यूब वल्नरेबल है, या आपकी सेटिंग्स इंस्टाग्राम की ठीक नहीं है, आपका ट्विटर 2 फैक्टर नहीं है, व्हाट्सएप 2 फैक्टर नहीं है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो कब जैसे जैसे आप उसको फिक्स करते जाएंगे आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी। आइडियली आपकी रेटिंग 4 से ऊपर होनी चाहिए। 5 तो किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि फिर तो आप फोन को सिर्फ बात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी ब्राउज कर रहे हैं तो कोई आपकी बात तो मुझे यही लग रहा है कि मैं वो नोकिया 1100 खरीद के कॉल ही अटेंड एक नहीं, फाइनेंशियल काम के लिए अलग से रख लो एक फोन, क्योंकि जो फोन आप सोशल मीडिया, क्योंकि देखिए आप सोशल मीडिया से तो बच नहीं सकते, फिर आपको बच्चे को भी फोन देना पड़ता है। तो ऐसे में अच्छा है कि जो फाइनेंशियल ओटीपी या फाइनेंशियल ऐप्स के लिए अलग फोन होना चाहिए, ताकि रिस्क कम हो जाए। और यदि ऑनलाइन आपने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उस अकाउंट में पैसे रेगुलेटेड रखें, कम रखें, और आप लिमिट कर दें। जैसे कि हर उसमें सेटिंग्स में बैंकिंग ऐप में लिमिट कर सकते हैं आप कि मेरी पर डे की लिमिट इतनी है, है ना, 10,000 कर लिया, 5,000 कर लिया, आपकी
टच बेस्ड जो पेमेंट होता है उसकी लिमिट आपने मान लो 5,000 कर दी या 10,000 कर दी, या आपका पिन बेस्ड पेमेंट की भी लिमिट कर दी, या RTGS की भी कर दी। एक बार लिमिट करेंगे तो कल के दिन कुछ भी ऐसा गलती भी हुई तो आपका उतना ही नुकसान कुछ होगा, एक्स अमाउंट ही जाएगा, है ना। वरना पूरा जब निकलता है तो मुझे दुख होता है कि यार ऐसा कैसे हो गया। सो अच्छा, हम अपने ऐप्स वगैरह, जब हम रिस्क की आप बात कर ही रहे हो, कि हम जब ऐप्स वगैरह यूज करते हैं तो कई बार हमारा वाईफाई यूज नहीं हो रहा होता, हमारा 5G नहीं चलता, तो हम पागल हो जाते हैं। और फिर हम जहाँ बैठे होते हैं, हम रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, वहाँ का वाईफाई यूज कर लेते हैं, फ्री वाईफाई, गवर्नमेंट हमें फ्री वाईफाई दे रही है, तो हमें लगता है अरे वाह, हम बस स्टैंड पे खड़े होकर भी लोग यूज करना चाहे, तो कोई जरूरत नहीं है, बट सिर्फ चैट भी करनी है तो भी बस वाईफाई होना चाहिए आज के टाइम पे। कितना सेफ है वो? तो जब फ्री गवर्नमेंट कहती है ना फ्री वाईफाई यूज करो, उसके साथ एक और लाइन बोलती है कि फ्री वाईफाई पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अवॉइड करें, गाइडलाइन आती है। तो जो मूवी आर्मर का जो 6वां फीचर है जो हम, वो वाईफाई सिक्योरिटी का ही है। ओके। सो उसमें एक ऑप्शन आया वाईफाई सिक्योरिटी, आप क्लिक करेंगे तो बता देगा कि वाईफाई सेफ है अनसेफ है, और यदि वो वाईफाई किसी ने हैक कर रखा है तो बता देगा किसने हैक कर रखा है, उसका IP भी बताएगा। अच्छा। क्योंकि वाईफाई कोई रिमोटली हैक नहीं करता, वो आसपास ही होगा। ओके। तो आप उसको पकड़ भी सकते हो, वो IP पुलिस को तो फट से वो बंदा समझ में आ जाएगा। अब वाईफाई का रिस्क क्या होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि मैं और आप एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो मैं आपके फोन में या लैपटॉप में मैन इन द मिडल अटैक कर सकता हूँ, MITM बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि आई कैन सी योर ट्रैफिक, क्या कर रहे हैं आप अपने फोन पे, और वो बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसलिए पब्लिक वाईफाई जब आप यूज करें थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। आप मूवी आर्मर से चेक कर लें, फिर आप सेफ हैं, उसको बता देगा सेफ है तो सेफ है, देन इट्स ओके। क्योंकि यदि किसी ने भी उसमें वायर शार्क वगैरह यूज कर रहा है, वायर शार्क से हम मैन इन द मिडल अटैक करते हैं, तो बता देगा कि यार ये हैकर है, आसपास है, जरा बचिए। और नॉर्मली हैकर्स पब्लिक वाईफाई में ऑपरेट करते हैं डेटा चुराने के लिए। अच्छा, एक मैं बहुत बड़ा ये भी मैंने नोट किया है, थोड़ा सा मे बी आउट ऑफ द थिंग तो नहीं है, मतलब जनरली गलत प्रोफाइल्स बनी होती, वो लड़की की प्रोफाइल बनाई होती है, फेक प्रोफाइल्स होती है इन शॉर्ट। सो फेक प्रोफाइल्स बनती हैं और बहुत सुंदर एक महिला की उस पर फोटो लगाई जाती है, एंड देन ओल्डीज भी जो होते हैं 50+, 60+, उनको रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो बेचारे मन से हल्का होना चाहते हैं या जो भी है, सो दे स्टार्ट चैटिंग विद देम, फिर वो एक वीडियो कॉल में कन्वर्ट हो जाती है। इतनी देर में तो वो जो प्रोफाइल होती है वो 30 सेकेंड्स की वीडियो, सेक्सटॉर्शन। यस, तो वो 30 सेकेंड्स की अकेले यूपी से करीब 108 पुलिस वाले ट्रैप थे। अच्छा। एक टाइम में। ओके। और दुनिया भर में चल रहा था, इंडिया में बहुत सारे मुझे कॉल आए बड़े बड़े बिजनेसमैन के, कि साहब अचानक एक वीडियो कॉल आई, उठा ली, सामने एक लड़की दिख रही है जो कपड़े उतार रही है, और वो थोड़ी देर का वीडियो बन जाता है, वो आप उसको देखते हुए मान लो 10 सेकंड 5 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वो 5 सेकंड के वीडियो को रिपीट मोड में डाल के 3 मिनट का बना लेंगे, राइट। फिर वो आपको भेजेंगे ये वीडियो आपके दोस्तों को भेज दें, यूट्यूब पर डाल दें, और फिर पैसे मांगते हैं, लोग घबरा जाते हैं, फिर वो पे भी कर देता है। तो ऐसे केसेस से करना क्या है, कभी भी, अभी मैं फुल गारंटी के संग बोल रहा हूँ, कभी भी यदि कोई आपको एक्सटॉर्शन करे इस तरह से कि वीडियो बन गया, तो पैसे कभी नहीं देने, पैसे नहीं तो नहीं देने, खत्म बात। नंबर ब्लॉक कर देना, नंबर रिपोर्ट कर दीजिए आप, sancharsathy.gov.in पे भी रिपोर्टिंग फैसिलिटी है, नहीं तो आप cybercrime.gov.in पे भी कर सकते हैं। 2 जगह हैं, ठीक है, कि मुझे धमकी आ रही है, एक्सटॉर्शन आ रही है। ये वीडियो जो उसने बनाया कभी किसी प्लेटफॉर्म पर जाएगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा आज तक कभी देखा किसी का? हाँ, नहीं सुना ही है बस कि वीडियो बन गई और धमकी दे रहे हैं। क्योंकि जैसे वो जाएगा वो और आसानी से पकड़ा जाएगा। वो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे भेज के धमकी दे रहा है कि डर गए डर गए डर गए। जब तक आप, डर का खेल है, आप डर गए और एक बार दे दिया तो और डराएगा, फिर तो वो रुकेगा ही नहीं कभी। उसको पता है कि आप डर चुके हो, और यदि आप डरे नहीं, आपने सुना दिया सो कि तुझे जो करना है कर ले, मैं तो बाहर बोल दूंगा डीप फेक है, आज किसी का कुछ भी बन जाता है भाई, तो खेल खत्म। वो सुनेगा यार अब मैं क्या करूंगा। तो डरना नहीं, क्योंकि एक्चुअली डीप फेक भी बन रहे हैं आजकल। हो सकता है आपने कॉल उठाया ही ना हो और कोई आपका कुछ भी डीप फेक बना के दे, तो भी डरना क्यों है? क्यों डरना, जब किया ही नहीं है तो डरना क्यों है? मैं आपको बता दूं, जितने बॉलीवुड में एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, सबके डीप फेक वीडियो पड़े हैं ऑब्सीन, पर आप नहीं हट सकते। वो इतनी वेबसाइट हैं जहां जहां पड़े हैं। तो इसलिए इस चीज को लेकर इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सो वी हैव टू लर्न दिस हार्ड। प्रॉब्लम इज फैमिली सपोर्ट। इस वक्त पे फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने लड़कियों के फोन आते हैं, मैसेजेस, और कॉलेज की लड़कियों के हिसाब मेरा डीप फेक बना दिया किसी ने, और उसको हटवा दीजिए। पूरी तरीके से कोई नहीं हटवा सकता,
यदि मान लो कहीं चला भी गया किसी पोर्नोग्राफिक साइट पे, क्योंकि वो भी बदलते रहते हैं, उनकी यूआरएल भी बदलते हैं, तो वो पूरी तरह से नहीं हटता। तो मेरी सजा ये होती है कि देखिए इसको आपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप मेरे 5 बना के डाल दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। द मोमेंट यू बिकम एग्नोस्टिक कि यार मुझे नहीं फर्क पड़ता, तो एक स्ट्रेंथ आ जाती है। ट्रू। एंड सपोर्ट सिस्टम भी आपके साथ चलने लगता है, बिकॉज वो कन्विक्शन चाहिए। आप जब तक डरते रहोगे, ये दुनिया, ये तो छोटी सी चीज है, अभी तो और क्या क्या होगा। हाँ, the way you're telling AI आ me, गया। तो AI अब AI से तो कुछ भी बन रहा है। हाँ। AI आ चुका है, क्वांटम कंप्यूटर आ चुका है। इन सब का जो पर्पस रहेगा आने वाले टाइम पे, और मतलब डर के रहना पड़ेगा मे बी। मतलब मेरे को तो वो जो भैया कह रही थी AI सिस्टम को कि कानों में बात करना शुरू हो गए हम लोग। भगवत गीता का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको निडर बनाना, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है AI या क्वांटम की वजह से नहीं है कि हम डर के रहना पड़ेगा, ये हमें पहले और दूसरी प्रॉब्लम थी, हम डर के किसी और से रहते थे। तो डरना ही तो नहीं है। AI इस किस दुनिया लेवल में तक जैसे जाने ही वाला आप है? निडर हो गए, फिर आपकी जिंदगी जीने का स्टाइल बदल जाता है। जो AI का लेवल है वो कहाँ तक जाने वाला है? अभी तो जो अर्ली स्टेज AI है, देखिए जिसको हम जेन AI की बात कर रहे हैं, या हम जिसके बाद क्वांटम कंप्यूटर की बात करेंगे, और उसके बाद जो नया आएगा वो आएगा क्वांटम AI। ओके। तो पिछले 10 साल थे डेटा के, अगले 5 साल होंगे AI के। पर इसकी वजह से सबकी जॉब्स जा रही हैं। उसके बाद आएगा, बताते हैं, वही बताते हैं, क्वांटम आएगा उसके बाद 5 साल, और उसके अगले 5 साल होगा क्वांटम AI। जो क्वांटम AI होगा, ये आपको मतलब हर दिन डिसरप्ट कर रहा होगा, हर दिन। अभी तो आपको हर महीने कुछ ऐसा मिलता है कि अरे अब ये भी हो गया, अब गिबली भी आ गया, अब ये भी आ गया, कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। लेकिन क्वांटम AI की बात, तो चीजें जिस तेजी से हाथ से निकलेंगी ना, के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है। तो अभी जब जेन AI आया, जब इसी से ही सबको प्रॉब्लम, तो इलॉन मस्क ने एक लेटर लिखा सारे AI रिसर्चर्स को, उनसे कहा कि AI पे रिसर्च रोक दीजिए, क्योंकि AI इस हद तक इवॉल्व कर गया है कि अब हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा, एंड इंसानों के अगेंस्ट यूज होने स्टार्ट हो ही चुका है। तो एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब है कि वो दिन जब एक मशीन का इंटेलिजेंस कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा हो जाए, एक मशीन इतनी इंटेलिजेंट हो जाए कि जितने दुनिया में लोग हैं उनका जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है उससे भी ज़्यादा, उस दिन को बोलते हैं सिंगुलैरिटी, या उस इंसिडेंट को सिंगुलैरिटी बोलते हैं कि उस हमने सिंगुलैरिटी अचीव कर ली मशीन। अभी हम उस लेवल पे आ चुके हैं। तो आज से 20-25 साल पहले एक रिसर्च हुई ये देखने के लिए कि हम कब सिंगुलैरिटी अचीव कर लेंगे। तो एक डेट डिसाइड किया कि अगस्त 2045 में हम सिंगुलैरिटी अचीव कर लेंगे। फिर जब इलॉन मस्क ने लेटर लिखा कि भाई देख लो, हम तो प्रेडिक्शन से ज़्यादा तेजी से भाग रहे हैं, तो दोबारा सिंगुलैरिटी की डेट कैलकुलेट हुई, और अब निकल के आई नई डेट, जो है कि हम अगस्त 2030 में सिंगुलैरिटी अचीव कर लेंगे। Another 5 years। पर मेरा कहना अलग है। मेरा कहना है कि हम शायद अगले 2 साल में सिंगुलैरिटी अचीव कर लेंगे, या हो सकता है हम सिंगुलैरिटी अचीव कर चुके हों, क्योंकि दुनिया में जो नेगेटिव रिसर्चेस होती है ना, वो ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे कि जब चैट जीपीटी आया, उससे 1 हफ्ते पहले फ्रॉड जीपीटी डार्क वेब पे आ चुका था, उसके 1 हफ्ते बाद वॉर्म जीपीटी आ गया था, जिससे वायरसेस लिख सकते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि जब चैट जीपीटी का वेट कर रहे थे लोग कि जब चैट जीपीटी आएगा तो हम रिसर्च करना शुरू करेंगे, फिर हम फ्रॉड भी ले आएंगे। जिस दिन चैट जीपीटी रिसर्च हुई, उस दिन फ्रॉड जीपीटी और वॉर्म जीपीटी की रिसर्च भी स्टार्ट हो चुके थे। पर वो पब्लिक में आता लेट है या पता नहीं पड़ता। अब डार्क वेब में ऐसे बहुत सारे टूल्स ऑपरेशन चल रहे हैं जो हमें नहीं पता, जो रिसर्च क्योंकि उसमें पैसा पंप इतना हो जाता है। तो सिंगुलैरिटी भी कहीं ना कहीं अचीव हो गई हो, या आने वाली 1-2 साल में, इज वेरी प्रोबेबल, क्योंकि हम जो चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं उससे ज़्यादा तेजी से वो चीज़ें अचीव कर लेते हैं। तो ये तो हो गई। और जिस तरह की चैलेंजेस आएंगे, सबसे ज़्यादा चैलेंज आएगा लॉ एनफोर्समेंट को, लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे। जो आप एविडेंसेस की बात कर रहे थे, आप एविडेंस क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपके इतने क्लोन बना दूंगा कि आप ही प्रूव नहीं कर पाओगे कि आप असली हो। अभी होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी 70-80% ऑनलाइन हो गई है, और आपका क्लोन क्रिएट होकर वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर देंगे, आपका बायोमेट्रिक भी हो जाएगा, आपका आइरिस भी चला जाएगा, फिर आप कंफ्यूज कि यार मेरे नाम से मर्डर हो गया, मेरे नाम से यह हो गया, और मैं प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी लोकेशन ही वो नहीं थी, तो लोकेशन भी आपकी वो आ रही। सो थिंग्स कैन गो टू दैट एक्सटेंट दैट विल गो आउट ऑफ योर हैंड। और उससे पहले हमें रेगुलेशंस, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशंस की जरूरत है, जिससे कि चीज़ें रोकी जा सके, काउंटर करने के लिए।
जो अभी कोई नहीं काम कर रहा। दुनिया में भी एआई फ्रेमवर्क आना है। अभी तो फ्री हैंड दे रखा है, कुछ भी करो कहीं भी यूज करो। तो लोगों की आवाजें भी क्लोन कर रहे हैं, लोगों के फेसेस भी क्लोन हो रहे हैं, लोग डांस करते दिख रहे हैं। अब तो फन की तरह यूज हो रहा है। पर अभी इवॉल्व होते होते एआई वहां पहुंच जाएगा कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि आप ये नहीं हो। आप नहीं हो, ये जो 2 घंटे यकीन नहीं होगा, ये जो 2 घंटे बैठ के हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आप एआई को दे देना और उससे कहना अमित दुबे से के संग मैंने 2 घंटे तो बात कर ली है, अब मुझे 20 घंटे का कंटेंट दे दो, वो कर देगा। Are you serious? वो अमित के बारे में सब जानता है कि अमित नॉर्मली पॉडकास्ट में क्या क्या बोलता है। वो नए सवाल आपसे पूछवा लेगा, वो नए जवाब आ जाएंगे और हम यहाँ होंगे ही नहीं। एंड दिस इज द इजीएस्ट थिंग विच विल हैपन। मैं तो इसके बियॉन्ड जो हो सकता है कि सो ये चीज़ें अभी सबसे ज़्यादा थ्रेट पता है कि इसको कंटेंट इंडस्ट्री को है। आज की डेट में जब मेरा कोई पॉडकास्ट जाता है तो ऐसे कम से कम मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं 40-50 इंस्टा हैंडल्स हैं जो रील्स बना के डालते हैं और वो सारे एआई जनरेटेड रील्स होते हैं क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से रील्स बनती हैं। इतनी अच्छी है एकदम, हमारा फेस एकदम। मैं अपनी टीम से बोलूं कि एडिट करके दे दे तो उतना ग्राफिक्स नहीं डाल पाएंगे वो, जो वो फटाफट एआई को डाल के कई सारे हैं पिक्टोरियल जो भी होगा वो उससे करते हैं। तो मैंने रोकता भी नहीं, कर लो भाई। और कई सारे इंस्टा हैंडल्स हैं जिसमें सिर्फ मेरे ही वीडियो पड़े हुए। तो पहले मुझे कुछ लोगों ने बोला सर डू यू नो दोज गाइस? मैंने कहा नहीं, बट दैट्स ओके, दे आर सो क्रिएटिव। तो जब 50 मेरे हैं तो सोचो कितने और लोगों के कितने होंगे। जो लोगों के थोड़े और चल रहे हैं उनके तो हजारों में इंस्टा हैंडल चल रहे होंगे। सो दिस विल स्केल अप टू दैट एक्सटेंट कि आपके हाथ से निकल जाएगा, आप रोक ही नहीं सकते और रोकने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा जो कह रहा हूं कि म्यूजिक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा खतरे में है, राइटर्स खतरे में है। जितने अभी तक हम जब एआई स्टार्ट हुआ और चैट जीपीटी वगैरह आया तो एक डिबेट चलती थी कि यार एआई कुछ भी कर ले, कहानी थोड़े ना लिख लेगा, पिक्चर थोड़े ना बना लेगा, म्यूजिक थोड़े ना दे देगा, सिंगर थोड़े ना बन जाएगा। मतलब सब हो रहा है, लोगों को सब हो रहा है, उस इंसानों से बेटर हो रहा है, इंसानों से बेटर हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इंसानों से बेटर कर रहा है। When my team write the questions, but मैं सोचती हूँ एक बारी चैट जीपीटी कर ले तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रोफेशनल है। अच्छा, मुझे लगता है मेरी टीम तो कुछ कर ही नहीं। ये फैक्ट है, फैक्ट है। मैंने एक आर्टिकल कोई मांग रहा था मेरे से कि क्वांटम कंप्यूटिंग पे एक आर्टिकल लिख दीजिए। तो मैं बिजी था, बहुत ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने कहा मैं देता हूँ सर, देता हूँ। अच्छा, इस बीच में मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ोगे तब तो लिखोगे ना। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया रात में 10 बजे कि साहब कल तो छपना है, तो अभी तक तो भेजा नहीं आपने, डेडलाइन है, आपको बताया था। तो मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि राइट ए 2000 वर्ड आर्टिकल ऑन क्वांटम कंप्यूटर्स कंसीडरिंग यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके क्वांटम पॉलिसीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन नेशनल क्वांटम मिशन, ऐसे करके। उसने बढ़िया आर्टिकल लिख के दे दिया, मैंने कॉपी पेस्ट करके उसको भेज दिया, उसने छाप दिया, पैसे भी दे दिए। फिर उसने वो सोशल मीडिया पर डाल दिया। फिर उसने मुझे लिंक भेजा कि सर आप इसको आप थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, तो मैंने अपने लिंक्डइन पर डाल दिया। अब नीचे लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, व्हाट एन आर्टिकल सर, आपने मतलब क्या कंपैरिजन किया है सारी पॉलिसीज का एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ इन फ्यूचर। तो मैंने कहा है, बहुत सारे कमेंट आ गए। तो मैंने कहा एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, जब मैंने पढ़ा तो मैं हिल गया। मैंने कहा मैं पूरा महीना कोशिश करता रहा तो इतना अच्छा आर्टिकल नहीं लिख पाता। तो आई एम एक्सेप्टिंग दिस, मतलब इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वो हमसे बेटर कर रहा है, और यदि अभी ऐसा कर रहा है तो आगे तो खेल बदलने वाला है। और जब आप जॉब की बात करते हो तो क्यों नहीं जाएंगी जॉब। अब जो कॉपीराइटर्स हैं या जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, रिव्यू वो अच्छा कर लेता है। मैं दूसरे का आर्टिकल रिव्यू कर रहा हूँ तो वो अच्छा कमेंट निकाल देता है, पॉइंटर्स बना के देता है। सही बात है। वो कहता है ये हो गया रिव्यू कमेंट्स। एंड फॉर एनीथिंग, वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है, ग्राफिक्स है, सब बना के दे रहा है। यू हैव टू राइट, और पूरी आपकी इमेज से लेके ग्राफिक्स क्या हो, कंटेंट सब, वीडियो सब बन जाती है। तो अभी हम लोगों को सुपर इंटेलेक्ट बनना पड़ेगा। अब हम इंटेलेक्ट होना सफिशिएंट नहीं है। अभी हम कहते थे ये लड़का बड़ा बुद्धिमान है, क्यों, क्रिएटिव है, खुरापाती है, कुछ भी कर लेता है। दिस इज नॉट सफिशिएंट। अब आगे की जो रेस आएगी उसमें यह है कि हम सुपर इंटेलेक्ट, क्या है सुपर इंटेलेक्ट, कि हम इंटेलेक्ट लोगों को कंट्रोल कर सकते। क्या आप इतना इंटेलिजेंट हो? बट लोगों को कर सकते हैं ना, फिर से हम चैट जीपीटी और एआई को वही ना कर पाएंगे। एआई का ही इस्तेमाल करेंगे तभी तो। सो हाउ डू यूज एआई टू मेक यू बेटर, वो आना चाहिए ना। मैं आपसे कहता हूं कि आप लिखिए एआई, उसी टूल का यूज इस्तेमाल कीजिए और क्वांटम पे आर्टिकल लिख दीजिए। इनको बोलता हूं मैं लिखवाता हूं। तीनों के प्रॉम्प्ट्स अलग होंगे, तीनों के आउटकम्स अलग होंगे, बिकॉज द वे वी हैव
एनालाइज इट फ्रॉम आवर माइंड। वो जो यूएसपी है वो कहीं नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाएगी। तो वो जितना लोग इंप्रूव कर लेंगे ना, एआई को एज ए टूल ही समझिए फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। हो तो सकता आने है वाले टाइम में तो मुझे लगता है ये स्कूलों में ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब कंप्यूटर्स लेकिन तो पता कुछ रह नहीं प्रॉब्लम क्या जाएगा। है कि जैसे हम ज्यादा इंटेलिजेंस बाहर से यूज करने लगते हैं, हम खुद डम होना शुरू हो जाते हैं। चैलेंज ये है, अर्ली स्टेज पे आप उसको नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से स्कूल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे ब्रेन को ट्रेन तो होने दो। नहीं, बट लाइक कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूएसए कि भाई अगर कैलकुलेटर पढ़ा ही है, हमको 5 गुना 5 उसमें 1 सेकंड में आ रहा है, तो बच्चे को मैथ 5 सिखाने का की जरूरत चैप्टर क्या जरूरत क्या है भाई? इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे होता हो? क्या है कि कुछ चीजें ना फंडामेंटल होते हैं, तो कुछ फंडामेंटल्स तो सिखाने पड़ते हैं। देखिए, आप किसी को सिंगर बनाना चाहते हैं और उनको सुर की समझ ही नहीं है, और आपको नहीं सुर छोड़ देते हैं, वो तो ऑटो ट्यूनर कर लेगा, आप सिंगर बन जाओ, तो बड़ा मुश्किल है। मतलब आप कर लोगे बट ही विल नॉट लर्न इट। तो मेरे ख्याल से सही तरीका वही है कि आप उसके फंडामेंटल्स दे दो, उसके बाद उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, जैसे आप नॉलेज है। आज के डेट में मैं गंदा संदा जैसा भी गा लूँ, वो सॉफ्टवेयर से सब ठीक करके गवा देते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम अ सिंगर, आई हैव नॉट लर्नड इट। तो आपने डिसाइड करना है। सो आप उसको एज ए टूल यूज करके इम्प्रूव कर रहे हो, टू दैट एक्सटेंट आई एक्सेप्ट इट, बट आप उसी पर डिपेंडेंट हो गए तो फिर आप खत्म हो जाओगे। हम लोग आधार कार्ड, हमारे पैन कार्ड, आजकल सब जगह हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हमारा आई को स्कैन कर लिया जाता है। हाउ सेफ इज इट? हम मतलब ये तो फिर इस हिसाब से तो वो भी सेफ नहीं है कहीं पे देना। आप आधार और आई और फेस की पासपोर्ट चिंता पे कर रहे हो, वो किन जगहों पे, कहाँ आप स्कैन कर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा डेटा जो आप दे रहे हो वो ऑलरेडी हम फोन पे वो दे ज्यादा रहे खतरनाक है। हैं। हम आप प्ले स्टोर पे जाइए, उस पर लिखिए फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो कुछ भी एप्लीकेशन, तो उसके बाद एक पेज खुलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके, उस पर क्लिक कीजिए, तो बताएगा कि फेसबुक या इंस्टाग्राम आपका क्या क्या डेटा लेता है। वो डेटा आप पढ़ लीजिए एक बार, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि जो आपका सवाल है वो तो पूछना स्टैंड ही नहीं करता फिर मुझे लग रहा है इस टाइम पे। तो वो कहेगा भाई ये भी गया, ये भी गया। उसमें क्या लिखा होगा पता? मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। उसमें लिखा होगा कि मैं आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी रीड करता हूँ, कि आपने लास्ट टाइम किसको वोट किया था। अच्छा, मैं आपकी रिलीजियस बैंड भी मेरे पास है, कि आप रिलीजियसली कितना स्ट्रांग, लिबरल, सॉफ्ट हो। आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड मेरे पास है, कि आप कितना सोफे पे पसरे रहते सीरियसली हो, कितना ये सब हमारे को रन करते हो, कितना दौड़ते हो, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हो, और आपकी एज के हिसाब से आपकी फिटनेस क्या है, आई नो इट। आपके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेरे पास, कि आप किसको कब कहाँ पेमेंट किया, आपने कितना विड्रॉल किया, कैश विड्रॉल करके आप कहीं कुछ लीगल करने का, मुझे सब पता है। आप देखते जाओ, स्क्रॉल करते ना, आपके आवाज़ें में आपकी 24, जो आपने सवाल किया था स्टार्टिंग में, उसमें लिखा है क्लियरली कि मैं आपको 24 घंटे सुनता हूँ, मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी ले लेता हूँ, मैं आपके वॉइस नोट्स भी कॉपी करता हूँ, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप देख लो। तो उससे क्या होगा कि कई सारे डाउट हमारे वैसे ही क्लियर हो जाएंगे कि हम किस डेटा की बात कर रहे हैं। हम सब तो दे चुके हैं, अब हम कह रहे हैं नहीं मेरा फेस मत लेना। क्यों भाई? फेसबुक पे आपके 5000 फोटो पड़ी हुई है। सही बात है। और एक जगह भेज देने में क्या आफत आ जाएगी? हाँ। हे, मैं क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक क्लोन करना तो सबसे ज्यादा आसान है। अच्छा, ये जो बायोमेट्रिक होता है फॉर द अटेंडेंस आल्सो, इसको भी मिसयूज किया जा सकता है? मिसयूज ऐसा कि लाइक वो इंसान, आपने कहा फेस आईडी भी लिया और हमने थंब इंप्रेशन भी लिया है, और जब उसकी अटेंडेंस होती है तो वो भी मैनेज हो सकती है। मतलब आप YouTube पर सर्च करना हाउ टू क्लोन फिंगरप्रिंट, तो आपको 5000 वीडियोस मिलेंगे। ओके। और स्टेप बाय स्टेप होंगे कि साहब ये करो, क्लोन कर लो, और क्लोन करके आप फोन अनलॉक कर सकते हो किसी का। तो मिसयूज तो हो ही सकता है। तो ये तो कुछ रह ही नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली, इट्स लाइफ इज टफ विद टेक्नोलॉजी। हाँ, बट इफ यू नो इट देन इट इज नॉट प्रॉब्लम। पता है कि जब आप अगेन मैं वहीं घूम के आऊंगा कि ज्ञान योग पढ़ाया ही क्यों था? सही बात। क्योंकि यदि आपको पता है तो फिर आप सेफ हो, फिर आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जब तक फोन भी हमारे पास है, सब कुछ है, तो किस तरीके से क्लोनिंग की जाती है? देखिए, फोन क्लोन नहीं होता, डेटा क्लोन होता है। ओके। तो आपके फोन में जो भी डेटा है वो मुझे चाहिए, तो यदि मैंने कोई मेलवेयर आपके फोन में डाल दिया है तो पूरा डेटा कॉपी कर सकता हूँ। फिर कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी आपका फोन का डेटा रखती हैं। जैसे गूगल के पास आपका सारा डेटा होता है, फेसबुक के पास होता है। आपका जीमेल यदि हैक हो गया तो वहाँ से भी डेटा डाउनलोड हो जाएगा, आपकी सारी पिक्चर्स, आपके व्हाट्सएप की चैट्स, आपके पासवर्ड्स, आपके। तो जो हम चैट्स डिलीट करते हैं, हम सोचते हैं कि चैट्स डिलीट हो गई हैं व्हाट्सएप पे,
तो वो रिकवर हो जाती है? नॉर्मली भी कोई भी इंसान कर सकता है, कैसे? डिलीटेड डेटा रिकवरी ऐप्स हैं, Okay. ट्राई कर लो। हाँ, आराम से हो जाता फिर कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। जो फ्री हैं वो लिमिटेड डेटा रिकवरी करेंगे, जो पेड हैं वो आपके 2 महीने का भी कर सकते हैं। है। ओह, फिर वो काफ़ी डिजिटल फोरेंसिक्स की पूरी किट आती है ओके। जो डिलीटेड डेटा रिकवरी के लिए ही यूज़ होती है, तो उसमें इट बिकम्स लिटिल फास्टर देन एप्स। या तो ये जो साइबर बुलिंग होती है, ये भी साइबर क्राइम का पार्ट होता है? ऑफ कोर्स दुनिया में हर चौथा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है, हर चौथा बच्चा। यूनिसेफ की रिपोर्ट है, और उसमें हर तरह की बुलिंग है कि बच्चे के बॉडी के ऊपर, कलर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, एथनिसिटी के ऊपर, उसके चलने के स्टाइल, दौड़ने के स्टाइल, हर पर उसको कमेंट किया जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने एक गाइडलाइन बनाई होती है कि टीनेज बच्चे अवॉइड होने चाहिए। आपको पता है कि चाइना में एक लॉ है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा 45 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी एक लॉ लेके आ रही है जिसमें वो रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये यही कारण है कि बुलिंग इतना ज़्यादा है और मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा है, क्योंकि उस एज में आप ट्रेन हो रहे होते हो। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एआई का इस्तेमाल स्कूल में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ही गलत हो गई, आपका ट्रेनिंग हुई ही नहीं। दोनों पॉसिबिलिटीज, फिर आप खत्म, आपका ब्रेन इंटेलेक्ट है ही नहीं। तो उस ट्रेनिंग के टाइम पर थोड़ा सा अलग रख लो एआई को। वंस यू आर ट्रेन, जब आप एक 18 साल, आपसे कहते हैं ना कि वोटिंग का राइट आपको 18 साल के बाद क्यों मिलेगा, क्यों? क्योंकि उससे पहले ट्रेनिंग नहीं हुई आपकी। आपको शायद पता सही ही गलत का क्या निर्णय है, लेने का डिसीजन मेकिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद वो 16 साल में भी आ सकता है, 15 साल में से, लेकिन आपका ट्रेन होना चाहिए। कई बार मैच्योर हो जाते हैं लोग 15 साल में, दे कैन रन कंपनीज, बट वो ट्रेनिंग जरूरी है। वो 8 साल में नहीं हो सकता, वो 7 साल में नहीं हो सकता, वो 11 साल में शायद नहीं हो सकता। सो एट दैट एज यू शुड अवॉइड टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग योर किड, क्योंकि यदि उसने इन्फ्लुएंस कर दिया तो किड कुछ का कुछ बन जाएगा। आजकल वो हो ही रहा है। आपके सो इट्स लाइक आई डोंट थिंक कि ये नेवर एंडिंग डिस्कशंस है, टॉपिक है। आई थिंक 2 घंटे भी हो जाएंगे ना तो भी हमारी डिस्कशंस नहीं कर। आपने ये करियर की, सो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं जानना चाहती हूँ कि ये करियर है आपका, जो कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपने ये सोचा कि मुझे ये करना है, रादर देन एनी गुड जॉब जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल रही थी? नहीं, यहाँ पे भी अच्छी कमाई है। मैं इन्वेस्टिगेशन का पैसा नहीं लेता, लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी चीजें करता हूँ उसके कारण जिसमें मैं कमा सकता हूँ। Okay. तो पहले तो कि आई एम फ्रॉम IIT खड़गपुर, 2002 बैच, और आई वर्क मोस्टली विद मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनीज। आई स्टार्टेड विद सैमसंग मेरी पहली कंपनी थी, फिर ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़े दिन नोकिया फिनलैंड में भी था मैं, फिर क्वालकॉम में काम किया, देन टेक महिंद्रा। बट 2008 में एक घटना हुई इंडिया में, 26/11 का अटैक हुआ। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आई क्विकली रिपीट। तो एक NIA करके यूनिट बनी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उसके जो पहले IG थे वो थे लोकनाथ बेहरा। ही रोट टू ऑल IITs एंड IIT खड़गपुर से मेरा नाम आया, तो मैं उनके संग काम करना शुरू कर दिया। वही नोएडा रहते थे, सेक्टर 27 में। तो उनके घर में हमने एक लैब सेटअप की, एंड देन हम लोगों ने कुछ ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किए। उस वजह से पुलिस को काफ़ी हेल्प मिलना शुरू हो गई। फिर और दूसरे तरह के जो क्राइम होते थे उसमें भी साइबर एंगल यूज़ होने लगा। मर्डर का केस है, किडनैपिंग का केस है, फ्रॉड्स के केसेस हैं, मिसिंग केसेस हैं कि अब साइबर एंगल से ढूंढ सकते हैं। सो वो ब्रेक थ्रू जब मिलना शुरू हो गया तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी स्किल है, क्योंकि उस समय तक ना पुलिस अलग चीज़ थी और टेक्नोलॉजी अलग चीज़ थी। नॉट मैनी पीपल वर टेक्निकली साउंड। अब तो खैर कई सारे IITian हैं, तो सीनियर ऑफिसर्स दे आर क्वाइट गुड। मतलब मुझे पता है कि हर स्टेट में कम से कम 2-3 ऑफिसर्स तो मैं जानता हूँ, सीनियर IPS ऑफिसर्स, दोज आर रियली गुड इन टेक्नोलॉजी। उस समय इतना नहीं था, तो मेरी ज़रूरत सबको हुई, एंड दे स्टार्ट रिकमेंडिंग मी एवरीवेयर। फिर मैं CBI से लेकर हर एजेंसीज के संग मैंने काम किया, एंड आई ऑल्सो ट्रेन पीपल। तो मैंने अभी तकरीब 9 लाख से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स ट्रेन किए हैं, जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, CXOs, अलग अलग कंट्रीज। So any individual can come to you and you will guide them and train them. आपका कोई मेरी एक इंस्टीट्यूट फाउंडेशन है, रूट 64 फाउंडेशन, जिसके थ्रू हम ये सारे ऑपरेशंस करते हैं। पुलिस के केसेस भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, फाउंडेशन में ही होते हैं, और ट्रेनिंग भी उसी फाउंडेशन से होती है। ठीक है। तो अभी एक लक्ष्य है कि हम इंडिया में 10 लाख वॉलंटियर खड़े करेंगे अगले 1-1.5 साल में, जिसमें मैं शायद टूर करूँगा हर एक सिटी का। और ये वॉलंटियर वो होंगे जिनको मैं इन पर्सन ट्रेनिंग दूंगा कि वो पुलिस की हेल्प कर सके।
और लोगों की मदद कर सकें। जैसे कई बार क्या होता है ना, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आदमी खुद ही खुद अपने ही एंड हॉल्व पे भी करके कर सॉल्व सकते कर हैं। सकता है। जी जी जी। तो ऐसे केसेस में कि भाई मेरा फ़ोन हैक है कि नहीं, कैसे चेक करूँ, हम्म, मेरा कोई बंदा थ्रेटनिंग धमकी दे रहा है, कैसे ट्रैक करूँ कौन है। तो इस तरह की चीज़ सिखा के आई विल क्रिएट अ आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स दोज वुड हेल्प पीपल, एंड यदि ये मैं कर लेता हूँ तो आई that थिंक would be a very दैट very विल big चेंज द achievement. Yes, दैट विल I'm चेंज sure. द, क्योंकि जो लोग डरे हुए हैं वो डर खत्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। सो आई थिंक द एजेंडा ऑफ अमित दुबे जी, जो पहला एजेंडा इनका ही है कि लाइफ में डर खत्म करना है। और जिस तरीके से ये ट्रेनिंग है ना, आई थिंक इट्स अ सोशल कॉज। मुझे एक ये डिफरेंट पर्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ इज, ये सोशल कॉज बन चुका है इनके लिए, जिसको ये पूरा करेंगे आने वाले वक्त पे। 10 लाख वॉलंटियर्स, नॉट अ लेस नंबर्स। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड फॉलो हिज इंस्टाग्राम पेज एंड मैसेज हिम एन ईमेल आईडी। और आई थिंक आपके साथ एक और पॉडकास्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्त कम है। आपका बहुत वक्त ले लिया आज तबीयत भी मैंने। ठीक नहीं थी आज तबीयत, जबकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी आपकी, बट स्टिल इट वाज अ एनर्जी थोड़ा सा कम ग्रेट। थी। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के थ्रू काफी लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी जिससे वो अभी भी रूबरू नहीं थे। वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि जो अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो अच्छी टैलेंटेड लोग हैं, जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, हम अपने पॉडकास्ट में लेके आए। एंड आई एम श्योर आफ्टर सीइंग दिस पॉडकास्ट आपको भी फायदा जरूर होगा। डर के नहीं रहना है, ये ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये पॉडकास्ट देखने के लिए। कॉफी एंड फिल्म, स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।